डू यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन? इफ यस, व्हाई? 100%। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके बहुत ज़्यादा लोग फैंटेसाइज है, रोमांटिसाइज है, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपसे पहले अगर बात करेंगे तो ये बात तो चाणक्य ने भी कही है कि जैसा तुम सोचते हो वैसा हो जाता है। तो मैंने शायद 9th या 10th क्लास में वो बड़ी सोच का बड़ा जादू डेविड चे श्वार्ट्ज वाली थी, वो पढ़ी। मैंने कहा अच्छा, सोचने से ऐसा ऐसा होता है क्या। अब मैंने कहा ठीक है, ऊपर डायरी लेके लेटे। अब आप समझो मेरे पास एक ही कपड़े हैं, एक ही कपड़े, पता अब घर वाले प्लान बना रहे हैं कि ये साड़ी की दुकान में बैठेगा, ये कपलेट की दुकान में बैठेगा, टाइपिस्ट बनेगा। मैं लिख रहा हूँ डायरी में, लिखे मेरे पास डायरी है लिखी हुई कि मैं एक उसमें हॉल में बैठा हुआ हूँ, मैंने वाइट क्रीम कलर की शर्ट पहनी है, उसके ऊपर ब्लैक कलर का ब्लेज़र है, मेरे हाथ में एक घड़ी लटक रही है, उसका डायल नीला है, और मेरे सामने एक कांच की टेबल है, मैं बोल रहा हूँ, कुर्सी पे लोग बैठे हैं और लिख रहे हैं। अब ये लिख के कभी भूल गया मैं तो। अब बॉम्बे में मेरी इंटर्नशिप चल रही है और मैं कोई काम कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, प्रेजेंटेशन देते देते से आया कि ये तो वही शर्ट है ये तो वही जैकेट है, ये तो वही घड़ी है, ये तो वही डायल है, ये तो वही लोग हैं। अरे यार, कब का सोचा कब हुआ है तो ये रियल है। और ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं हुआ मेरे को। मेरे 6 महीने में मैनिफेस्टेशन चेंज करना पड़ता है क्योंकि वो हो जाता है। सो मैं महीने के 3 दिन यूट्यूब को देता हूँ, कंटेंट बनाना, शूट करना, ये सब 3 दिन का है। महीने के सिर्फ 3 दिन? सिर्फ 3 दिन महीने में, हफ्ते में नहीं तो मैं यूट्यूब पे अभी सीरियस नहीं हुआ, तो एक दिन मेरी टीम को कहा अब मैं यूट्यूब पे सीरियस होने वाला हूँ। सब खुश हो गए। मैं आपसे 3 दिन नहीं 6 दिन दूंगा। अरे बोले इसको कौन सीरियस कहता है मैं बिजनेसमैन नहीं बनता। कैसे नहीं बनता बिजनेस? सुबह से शाम 10 साल यही सोच, यही करूंगा, कैसे नहीं बनता। मिस्टर बीस्ट ने दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बनाया। काम क्या था? सुबह उठेंगे वीडियो बनाएंगे, वीडियो बना के सो जाएंगे, उठ के फिर वीडियो बनाएंगे, तो बन गया ना मिस्टर बीस्ट। तुम कंसिस्टेंसी लाओ, क्या नहीं होता। राहुल भाई, डीबीसी में आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत सारी जी। बातें हैं मेरे पास करने के लिए, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं ये पूछना चाहूंगा भाई, ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगता है कि आपके बहुत सारे व्यूवर्स को नहीं पता है? देखो, मेरे टोटल सोशल मीडिया पे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबको मिला लो तो 65 लाख से ऊपर फॉलोअर हैं। पर मुश्किल से शायद 1 लाख लोगों को ये पता हो, 1 लाख लोगों को पता होगा कि मेरा मेन बिजनेस यूट्यूब नहीं है। लोग समझते हैं कि 64 लोग को लगता है यार यूट्यूब क्रिएटर है, यूट्यूब पे पढ़ते होंगे, स्क्रिप्ट बनाते हैं, शूट करते हैं। बट यूट्यूब मेरे टोटल इनकम का, टोटल टाइम का, टोटल एफर्ट का 10% भी नहीं है। मोस्टली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद मैंने उस चीज़ को मैनेजमेंट कंसल्टिंग में बदला। तो मैं बिजनेसेस को कंसल्ट करता हूँ, मेरा ये मेजर बिजनेस रहता है। और क्योंकि कोविड के बाद स्केल को कवर करने के लिए हमने इसको कोचिंग मॉड्यूल में भी बदला। सो मैं महीने के 3 दिन यूट्यूब को देता हूँ, कंटेंट बनाना, शूट करना, ये सब 3 दिन का है। महीने के सिर्फ 3 दिन? सिर्फ 3 दिन महीने में, हफ्ते में नहीं और साल में वो जो महीने में बाकी 27 दिन बचते हैं, उसमें डेली मॉर्निंग मेरी क्लास होती है 7 से 9, 6 से 10, जिसमें अलग अलग टॉपिक पे, हायरिंग पे, मैनेजमेंट पे, मार्केटिंग पे, सेल्स पे मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, या लोगों की क्वेश्चन आंसर करता हूँ, या कोई केस स्टडीज़ करता हूँ। तो मेरा जो 27 दिन है वो बिजनेस और फाइनेंस को पढ़ने और पढ़ाने में जाता है। यूट्यूब तो उसका बाय प्रोडक्ट है कि साइड में चलो कर लेते हैं कुछ। तो लोगों ने क्या किया, पहले यूट्यूब के चैनल बनाते हैं, जब एक लंबी रीच आती है कि मेरे इतने फॉलोअर हैं, कुछ कमाता हूँ। कोई टी शर्ट लॉन्च कर देता है, कोई डायरी लॉन्च करता है, कोई कोर्स लॉन्च कर देता है, कोई इंटीग्रेशन में जाता है। मेरे पास तो पहले से चीज़ें थी, यूट्यूब बाद में आया। तो मैं, देखा जाए तो आई एम हार्डकोर, आई एम नॉट अ यूट्यूबर। अगर मेरे से कोई बात करेगा तो यूट्यूब की दुनिया में तो मैं यूट्यूबर ही कहलाऊंगा, बट अगर पर्सनल लाइफ में बात करूँ, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम अ बिजनेसमैन। तो मेरा 10% टाइम यूट्यूब पे जाता है, तो 90% मैं बिजनेस में कंसल्टिंग करता हूँ लोगों को। बिजनेस को समझता हूँ कि क्या बिजनेस करते हैं, इसमें क्या कमी है, इसको क्या ठीक कर सकते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, लोगों ब्रांड कैसे बनाएंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, चीज़ों को। मेरी तो 2 यूएसपी है जो मुझे बाकी की सभी कुछ ऐसे यूनिक बनाती है, स्केल एंड फ्रीडम। स्केल का मतलब हुआ कि आप कह रहे हो कि सर जी मैं महीने के 10 लाख रुपए कमाता हूँ और 12 घंटे काम करना पड़ता है, सुबह 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री लगता हूँ, तब जाके काम होता है। मैं कहता हूँ आप 10 लाख रुपए से इसको 50 लाख या 1 करोड़ अगले 3 साल में पहुंच जाओगे, और प्लस ये 12 घंटे की जरूरत नहीं है, 3 घंटे काम करो, मोर देन सफिशिएंट है। तो ये 2 चीज़ें करना मेरी यूएसपी है। और वो कैसे कर सकते हैं, मतलब उसका कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बता सकते हो वो अगर जो किसी को ये मेरा करना है तो? देखा जाए तो मेरा जो पूरा कोर्स है, पूरा बिजनेस इसी पे बेस्ड है। लेकिन अगर आप शॉर्ट पे मेरे से पूछो तो सिंपल सा है कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम, इट्स ऑल अबाउट टीम। जैसे बिजनेस की डेफिनेशन क्या है, बिजनेस इज कमर्शियल प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन दैट रन्स विदाउट यू। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें चीज़ों को, वस्तु को खरीदा बेचा जाता है। ये प्रॉफिटेबल होना चाहिए, पर ये सारा काम एक संगठन के द्वारा होना चाहिए, टीम के द्वारा, जो टीम आपके बिना काम करे।
तो अगर आप एक ऐसी टीम बिल्ड कर पाते हो जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम करती है और ये खरीद बेच की प्रोसेस होती है और पैसे आते हैं आपके बिना, तो आप बिजनेसमैन हो। जिस व्यक्ति के पास टीम नहीं है या टीम छोटी है या टीम ढंग की नहीं है, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो खुद की नौकरी कर, खुद मेहनत करता है तो कमा लेता है। जिस दिन खुद की मेहनत बंद, खुद की तबीयत खराब, खुद 4 दिन गायब, उस दिन कुछ नहीं होता। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो है खुद का मालिक भी खुद है, नौकर भी खुद है। जैसे कि ये रिच डैड पुअर डैड में बोलते हैं ना, यू शुड नॉट वर्क इन द बिजनेस ऑन द बिजनेस। तो आपको बिजनेस के ऊपर काम करने आना चाहिए, और बिजनेस के ऊपर काम करने के लिए आपको टीम चाहिए, डेलीगेशन करने आना चाहिए। तो ये डेलीगेशन करते वक्त कई बार मैं भी नोटिस करता हूँ भाई, टीम हायरिंग में एक बहुत इशू होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो टीम हायर कैसे करना चाहिए, कैसे लोगों को लेना चाहिए, कहाँ से ले सकते हैं, इसके ऊपर कुछ बताना चाहेंगे? बताने से पहले एक लाइन जो आपने कही उसको मैं मेरी भाषा में रिवाइज करता हूँ। जैसे रिच डैड बोलते हैं कि डोंट वर्क इन द बिजनेस, वर्क ऑन द बिजनेस। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं कि एम्प्लॉय वर्क इन द बिजनेस, ओनर वर्क ऑन द बिजनेस। तो भैया बिजनेस के अंदर काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉय है, बिजनेस के ऊपर काम कर रहा है तो वो ओनर है। तो अंदर काम कौन कर रहा है? तो अगर आपने कहा मैं बिजनेसमैन हूँ, फिर भी ऑफिस दुकान फैक्ट्री तो मैं ही जाता हूँ, मैं ही काम कर रहा हूँ, तो बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, एम्प्लॉयड हो गया। और खुद ही कर रहा है तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, तो खुद का नौकर हो गया। इसलिए तो आपने कहा टीम की हायरिंग कैसे करनी चाहिए। अगेन टीम की हायरिंग का देखो, आपको ऐसा पहली बात माननी चाहिए कि बिजनेस की कोर परिभाषा ये है कि बिजनेस होगा ही वही जो मेरे बिना चलेगा। तो मेरे बिना चलेगा तो यानी कोई तो चलाएगा। तो आपको जो लगता है कि आप जिस प्रोडक्ट का काम कर रहे हो, जिस लेवल का कर रहे हो, जिस स्केल पे कर रहे हो, उस स्केल को करने के लिए कितने और किस तरह के आदमियों की जरूरत है, ये आप आइडेंटिफाई अगर कर पाते हो तो सबसे बेस्ट काम तो वही हो जाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आइडेंटिफिकेशन, कि मेरे इस काम को करने के लिए 5 आदमी चाहिए या 10। इस काम को करने के लिए मुझे 15,000 वाला आदमी लग जाएगा या 25 वाला लेना पड़ेगा। क्या बीकॉम क्या ग्रेजुएट कर पाएगा या कोई डिग्री चाहिएगी या 12वीं पास से भी करवा सकते हैं। आपको काम के लिए कैसा आदमी चाहिए, यहाँ पे कौन तरह के लोग ज़्यादा होंगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इन चीज़ों का आइडिया है कि मुझे कितने आदमी चाहिए, किस तरह के आदमी चाहिए, तो आपकी हायरिंग ईजी हो जाती है। और इसमें कई बार लोग गलती भी कर देते हैं। आपको क्या लगता है टीम हायरिंग में सबसे बड़ी गलतियां क्या होती है टीम हायर करते टीम हायरिंग में सबसे बड़ी गलती होती है, बहुत सारी गलतियां वैसे तो, पर एक गलती मैं बोलूँगा, बजट को देखना। अब ऐसा नहीं बोलूँगा बजट नहीं देखना चाहिए, तुमको 50,000 का आदमी ला के बैठा लो, बट लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यार 20,000 में एक स्टैंडर्ड बंदा बाजार में इस चीज़ का मिलता है, तो तुम 20 लो, 21 खर्च कर दो, 22 खर्च कर दो, ठीक। तुम सोचते हो कि यार 20 में आदमी मिलता है, मैं 16 में लाने की कोशिश करूंगा। ये जो 4,000 का गैप तुमने किया है ना, देखो एक एम्प्लॉय की एक चीज़ बताता हूँ आपको। एम्प्लॉय को लगता है मैं 20,000 का आदमी हूँ, तुम उसको 19 दो तो उसको लगता है मेरे साथ तो अन्याय हो गया, और उस गम में वो 10,000 का काम भी नहीं करेगा। हाँ। और अगर एम्प्लॉय को लगता है कि मेरी 20 की औकात थी, मुझे तो 21 दे दिया, उस खुशी में वो 40,000 का भी काम करके देगा। तो ये आपको मेंटेलिटी समझनी पड़ती है। दूसरी बात, लोग नहीं समझ, लोग समझते यहाँ बचा लेता हूँ मैं अंबानी बन जाऊंगा, नहीं बन पाओगे। जहाँ 20,000 की जरूरत है, जैसे कोई व्यक्ति है, एक सेल्समैन लेके बैठा है, एक सेल्समैन है, एक दुकान पे 25,000 का सेल्समैन होना चाहिए। आप मोबाइल बेच रहे हो उसको बेचने के लिए, ठीक। अब आपने 25,000 की जगह जुगाड़ लगा के कोई 18-19,000 का बंदा लगा लिया जिसको कम एक्सपीरियंस था, बोले ठीक है मोबाइल ही तो बेचना है। लेकिन वो 25,000 का आदमी क्या करता, दिन में 10 लोग आते तो 5 लेने के लिए आते, 5 देखने के लिए आते। तो 25,000 वाला आदमी क्या करता है, जो लेने के लिए आए थे ना 1 लाख रुपए का सामान, उनको 1.25 लाख का बेच देगा। और जो 5 देखने आए थे ना, उनमें से भी एक को बेच देगा। और 19,000 वाला क्या करेगा बताएगा, वो जो 5 देखने आए थे उनको तो बेचने की इसकी क्षमता ही नहीं है। जो 5 लेने आए थे मन से, जिनके मन में इच्छा, जेब में पैसा है, उनमें से भी एक को भगा देगा। और वो 4 जो ले लेंगे वो ले लेंगे, पर दोबारा लौट के नहीं आएंगे। तो उन्हें 5,000 बचाने के चक्कर में तुमने पूरे बिजनेस में लंका लगा दी, तुमने देखा जाए तो। Right. तो जो बजट देख के, कि तुम पर्सनैलिटी देखो ना, कि क्या ये बंदा इस काम के लिए लेबल है। तुम पर्सनैलिटी नहीं देखते, तुम पैसा देखते हो। Right. ये पहली गलती। राइट। एक और गलती बताऊं? हाँ प्लीज। दूसरी गलती, जब पता पड़ जाता है कि गलती हुई है, सुधारते नहीं है। मैंने हायर कर लिया, मुझे पता है आदमी ढंग का ही नहीं है, तो हटा देना भाई। नहीं यार इसको हटाने में दिक्कत है, बड़ी मुश्किल से 18,000 में मिला है, अब इसको हटा दूंगा, 18,000 में दूसरा नहीं मिलेगा। दूसरा कि चलो 18,000 में दूसरा मिल तो जाएगा, लेकिन पहले इसको हटाना, फिर दूसरा ढूंढना, इतना टाइम कौन लगाएगा, टाइम नहीं है, छोड़ चलने दे। तीसरा ये लगता है कि भाई नया आदमी, इसको तो सिखा रखा है, फिर नए को सिखाऊंगा। तो आपको जब पता है कि यार मुझे जीतने के लिए घोड़ा चाहिए और मेरे पास घोड़े की जगह गधा आ गया और आपको पता है, तो हटा के लाओ ना।
अब तो हमेशा काश मेरे पास घोड़ा होता, काश मेरे पास घोड़ा होता करते रहते हो और फिर गधे के साथ काम चलाते रहते हो। राइट, ये बहुत बड़ी गलती है। राइट। नहीं, ये बहुत मैंने कई सारे बिजनेसमैन के साथ बात किया और ये वाली गलती मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि कई बार है ना हम पैसे बचाने के चक्कर में कई सारे पैसे गंवा देते हैं। वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दोगे तो वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा से आपको और ज़्यादा कमाने में हेल्प करता है। तो क्वालिटी हायर पे फोकस करो और इसमें यहाँ पे पैसे का थोड़ा आपको रहना चाहिए थोड़ा सा। भाई मैं कह रहा हूँ वो अल्टीमेटली तुमको बिजनेस में पैसा कमाना है ना, तुम पैसा कमाने के लिए तो बैठे थे, तुमने सोचा 20,000 की जगह 16 दूंगा, मैंने 4,000 कमाए, यही तो सोच के तुमने कमाई रिंगी। इसको कमाई मत बोलो कि 20 की जगह 16 का आदमी रखा तो 4 कमाए, नहीं, बोले 20 की जगह 22 रखा, 2,000 मेरे गए, पर ये 22 वाले आदमी ने मुझे एडिशनल 20,000 कमा के दिए, तो वहां तुमने 18,000 कमाए। तो तुम ये देखो कि मैं कितना ज्यादा दूं और उससे कितना ज्यादा कमाऊं। बचा के कमाने वाला तो कभी आगे नहीं बढ़ता। देखो जैसे इन्वेस्टमेंट में भी बात होती है, फाइनेंस में बात होती है कि सर जी सेविंग करके अमीर बनेंगे क्या, नहीं बनेगा। सेविंग करके अमीर नहीं बनेगा, कमा के अमीर बनेगा। तो ध्यान कमाने पे दो और उसके लिए क्वालिटी बंदा चाहिए। और इस पे ना अभी मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाया है मैंने, अभी हम उस पर करेंगे अपलोड। उस पर यही बात कर रहा था, एक चीज़ है ना मेरे को नहीं पसंद है आजकल बहुत ज़्यादा, स्कैरसिटी मेंटालिटी बहुत। और ये कहीं ना कहीं स्कैरसिटी मेंटालिटी है ना कि 20 के बजाय आप 4,000 बचा लो बचा लो। आजकल ना लोग बचाने पे बहुत फोकस कर रहे हैं, लेकिन मैं जितने भी लोगों को देखा जो रिच होते हैं, जो लोग एक्चुअल में बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, वो लोग सेविंग मेंटालिटी होते ही नहीं है। वो लोग तो बोलते हैं कि चल 10 और जाएगा, मैं एक्सपीरियंस लूंगा और 20 बनाऊंगा। वो लोग का फोकस ज़्यादा कमाने में, अबंडेंट मेंटालिटी में रहता है कि डालो और एक्स्ट्रा लेके आओ। तो इसके ऊपर भाई आपका क्या ओपिनियन है अबंडेंट स्कैरसिटी मेंटालिटी पे? देखो अबंडेंस और स्कैरसिटी है ना, ये बेसिकली इसको कहते हैं कि देखो ये चीज़ है, एक वो डायलॉग कहते हैं कि आदमी जैसा भी है ना, वो प्रोडक्ट किसका है, पैदाइश, परवरिश और परिवेश से आदमी बनता है। पैदाइश का मतलब वो कहाँ पैदा हुआ, किन लोगों में, परवरिश उसकी कैसे हुई, किन लोगों ने किस माहौल में की। जैसे एक रिसर्च भी आपने पढ़ी होगी इतनी बुक्स, उसमें है कि जो व्यक्ति अमेरिका में रिसेशन के टाइम पे बच्चा पैदा हुआ है, तो वो उसने गरीबी आसपास देखी तो वो अलग तरह से होता है, और जो अमीरी के टाइम पे पैदा हुआ उसका अलग है। एक उसने एक्सपोजर क्या लिया। तो एज पर इंडिया, अपन तो इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की बात करें, इंडिया तो 90 से पहले गरीबी था, इंडिया 90 से पहले गरीबी था। तो हमने मोस्ट ऑफ द लोगों ने गरीबी देखी है, मेरे बाकी का तो पता नहीं, मैंने तो बहुत देखी है कि ठीक है हमने तो एक एक दो दो कपड़ों में निकाला है दिन, कि भाई साल निकाले हैं, दिन नहीं साल कि भैया दिवाली पे साल में एक ही बार कपड़े आएंगे दिवाली पे, बस वो एक ही कपड़ा है। अब पूरे सीजन में कितनी शादी कितनी बर्थडे पार्टी आ जाए वही कपड़ा पहनना है। घर में 2 ही कपड़े हैं, एक धुलेगा एक पहनेगा, और बारिश आ गई तो पैसा पंगा है कि अब क्या होगा। ऐसी मेंटलिटी में रहे हम। तो मैं फर्स्ट ईयर तक बस में लटक लटक के गया हूँ। तो आप स्टोरी बता दो ना, आपकी स्टोरी कैसे है, क्या चलो, स्टार्ट हुआ, मेरी कैसे स्टोरी है? पे जाते हैं, लेकिन अभी स्केरसिटी पे बात करूँ या स्टोरी पे जाऊँ? नहीं, पहले करो बताओ। करो, दोनों करो। ठीक है, तो पहले स्केरसिटी की बात की, गरीबी से जब बंदा निकलता है तो उसकी माइंडसेट स्केर हो जाता है, वो बचाने पे लगता है। जैसे हमारे पिताजियों को देखो, हमारी पहली जनरेशन, बचा लो बचा लो बचा लो, अरे ये क्या कर दिया, मतलब आप कितना ही पैसे कमा लो। जैसे मैं पॉलिसी बाजार वाले का इंटरव्यू देख रहा था जो है, उन्होंने कहा यार भाई मैं 20,000 करोड़ का आदमी हूँ, शायद मेरी कंपनी लिस्ट होगी, हम शायद 2-5 हज़ार करोड़ के आदमी तो आई, लेकिन अगर मैं बाजार से एप्पल 50 रुपये का एप्पल 70 का ले आऊँ तो मेरे पापा कहते हैं अरे 20 रुपये ज़्यादा दे आए, तुमको तमीज ही नहीं है। अरे जब तुम 50 करोड़ के बंगले में रह रहे हो तो तुम 50 रुपये के लिए क्यों रो रहे हो। लेकिन वो मेंटेलिटी उस दौर की मेंटेलिटी है। अब वो दौर की मेंटेलिटी सबके अंदर बैठी हुई, पिताजी में थी, उन्होंने देखी, पिताजी ने आपने डाल दिया, आपने देखी हुई है। अब जब तक आपका या तो नॉलेज, आप बुक से, कोर्स से, यूट्यूब से, या तो नॉलेज में नहीं जाओगे, या आपका एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा जहाँ पे आप अबंडेंस देखोगे, तब तक आप हमेशा स्केरसिटी माइंडसेट में ही रहोगे। अबंडेंस माइंडसेट आएगा 2 ही चीज़ों से, ठीक है, 3 चीज़ों से। पहला परवरिश से, अब पैदा ही ऐसी जगह हुआ जैसे अबंडेंस था, भाई मर्सिडीज में कोई पैदा हुआ तो घर सब कुछ तो है, अरे क्या फर्क पड़ता है, डैडी वो कहते ना ले लो 400 रुपये की कॉफ़ी स्टारबक्स में, क्या फर्क पड़ता है, वो माहौल में ही असर है। दूसरा, या तो बचपन से, या नॉलेज से, या फिर एक्सपोजर से। तो ये तीनों चीज़ें आएगी तो आप अबंडेंस हो जाओगे, नहीं आएगी तो स्केरसिटी तो अपने डीएनए में है। स्केरसिटी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है अबंडेंस के लिए मेहनत करनी है, स्केरसिटी डिफॉल्ट है। ऐसा कई बार बाहर वाले ना फन मजाक भी उड़ाते हैं इंडियंस का, हम लोग को ना एक वर्ड चीप बहुत बोला जाता है, मतलब बाहर के मैं कॉमेडी वीडियोस ये सब देखा जाता है ना, हाँ। तो मेरे को लगता है इस सब चीज़ों की वजह सर से वो इंडियंस को जो चीप बोलते हैं उनको बोलो कि जो इंडियंस का दौर चल रहा है ना, उस दौर में अपने बात कर रहे हो। अब इंडिया का जो हमारा दौर चल रहा है 20 साल बाद बात देखेंगे। और जो चीप वाली बात है कि जो भी आपको कहता है, जिस भी कंट्री का, यूके का कहता है तुम चीप हो, तो यूके की स्टार्टिंग इकोनॉमी स्टडी करो भाई, तुम उनकी स्टडी करोगे भाई तुमने क्या किया। तो जो तुम्हारी ये जनरेशन है ना, जैसा हमारी जो पहले वाली जनरेशन थी वो चीप होगी क्योंकि गरीबी देखी हुई है। हमारी इस वाली जनरेशन से भिड़ो, हमारी जनरेशन दिन में 3 बार स्विगी करती है हाँ। ये चीप नहीं है, वो चीप वाली गई। हाँ। और तुम जो बात कर रहे हो ना चीप की, तुम्हारी 2 पीढ़ी ऊपर वाले देखो, जो रिसेशन के टाइम पे 1929 के रिसेशन के टाइम पे जो तुम्हारे दादाजी थे, उनके चीपनेस के चर्चे पूरे हिस्ट्री में है, तो बताओ उनको जाके। राइट, ये चीज़ वही साइकोलॉजी ऑफ मनी में भी ये चीज़ को मतलब ऑथर ने बताई कैसे हम जब जिस एनवायरनमेंट, जिस
फेस से गुजरते हैं वो हमारा कर देता है। तो हमारा फेस थोड़ा सा ख़राब था, इसलिए हमारी थोड़ी वो मेंटालिटी थी। बट अब तो हमारा ही टाइम आने वाला है, आने आ वाले गया सर, आ गया आने एक्चुअली। वाला नहीं, हमारा टाइम आ चुका है। हाँ राइट। और आने वाले जितने भी मैं लोगों से भी इंटरव्यू करता हूँ ना, कई सारे लोग जो अमेरिका में बिजनेस करते थे, अब वो लोग सोच रहे हैं कि इंडिया में कैसे वो लोग फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक सिंपल सी चीज़ मैं देखता हूँ भाई, वीडियोस में देखता था पहले, है ना, पहले गोरे इंडियन डांस का मजाक उड़ाते थे, मतलब दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आज है ना गोरे लोग आके इंडियन पे डांस करते हैं भाई और वो आपका लोग सब काला लोग यहाँ पे आ चश्मा, रहे हैं। आपका काला चश्मा और वो हाँ नाटू नाटू हाँ। भयंकर चल रहा है ना, चल रहा है। अरे कितने, मैं कितने सारे फॉरेनर्स को देख रहा हूँ, आप लोग जानबूझ के ना इंडियन ऑडियंस को प्लीज करने पहले ऐसा था किसी फॉरेनर्स को हम लोग प्लीज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर बाहर के क्रिएटर्स भी यहाँ पे ही फोकस कर रहे इसको हैं। कहते हैं कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। किसी ने किसी किताब, कैपिटलिज्म कहता है कि भैया जिसका लाठी उसकी भैंस, जिसकी जेब में पैसा है वही भगवान है। तो आज की डेट में पैसा हमारी जेब में है, मतलब जो बाइंग पावर है ना वो इंडियन लेके बढ़ते बैठे जा हैं। रहा है वो। देखो पहले क्या था, बाइंग, जैसे मान लो एक पिताजी 50,000 50,000 कमा भी रहे, तो 50,000 कमा के ना 35,000 सेव करते थे, 15,000 में खर्चा काट के 35,000 सेव करते थे कि यार घर भी लेना है, गाड़ी भी लेनी है, बच्चों की शादी भी करनी है, रिटायरमेंट के पैसे चाहिए। सेविंग पे ज़्यादा ध्यान था, खर्चने पे नहीं था। तो इंडिया में पैसा होने के बावजूद कंजम्पशन नहीं था। अब आज की डेट में जो यो जनरेशन है हमारी, यो जो जिंदगी न मिलेगी दोबारा, खूल वाले, हाँ इनकी 30,000 की सैलरी है, क्रेडिट हाँ कार्ड लेके 50,000 का खर्चा कर देते तो क्या हो गया, परचेसिंग पावर इंडिया की बढ़ गई। हाँ। बोले अरे सारे यो वाले हैं और इनकी जितनी सैलरी है उससे डबल क्रेडिट कार्ड है इनके पास, तो अब ये पैसा खर्च करने को तैयार हो गए। तो जब पैसा आ गया तो अब अमेरिकन बोलेंगे भाई जहाँ पैसा है वहाँ भागेंगे, तो उनको लग रहा है इंडिया में पैसा है तो इंडिया में चलो। एप्पल हमारी तरफ देखता भी नहीं, शोरूम खोल के बैठा है दो दो, और उनके सीईओ बार बार आ रहे हैं कि यार देख लो। एलन मस्क लाइजनिंग कर रहा है कि यार गाड़ी बेचने दो ना यार तुम्हारे यहाँ। पहले तो नहीं था, पहले तो एलन मस्क की गाड़ी 10 साल पहले वो बोलता नहीं, क्यों, उसको पता है गाड़ी लॉन्च कर भी दूंगा लेगा ही नहीं कोई, पर अब पता है कि अब तो ले लेंगे भाई साहब। भाई आपको क्या लगता है अभी इंडिया का जैसे कि अभी टाइम आ गया है, और लेकिन अभी तो मेरे को लगता है अभी भी राइजिंग है। हाँ और नहीं, ये राइजिंग है, राइजिंग रहेगा, हाँ। ओवरऑल राइजिंग रहेगा। आपको अब लगता है अगले कितने 20 साल तक कुछ नहीं है, ऊपर ही ऊपर है, नीचे ऊपर ही देखना ऊपर ही है? है। मैं जैसे एक बार बार एग्जांपल लेता हूँ कि भैया हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, ये देखना इसको, हमारे हम 47 में आज़ाद हुए, पहला ट्रिलियन आया 2007 में, 60 साल बाद, फिर दूसरा आया 2015 में, तीसरा आया 2022 में, 3 ट्रिलियन आने में 75 साल लग गए। लेकिन अब इकोनॉमिस्ट क्या बोल रहे हैं कि 25 में चौथा ट्रिलियन, 28 में तीसरा, 28 में पांचवा और छठा ट्रिलियन 30 में। यानी तुमने 3 ट्रिलियन आने में 75 साल लगे थे और अगला 3 ट्रिलियन 8 साल में आएगा। तो अब ग्रोथ देख लो क्या ग्रोथ हो रही है, कि क्या, तो फिर 75 साल की ग्रोथ एक तरफ रख दो, और अब 8 साल में क्या होगा देख लो। यहाँ पे भी कंपाउंडिंग चल रही होगी। यहाँ पे कंपाउंड चलेगी ना, हाँ कंपाउंडिंग सब जगह चलती है। हाँ। कंपाउंडिंग इकोनॉमी में चलती है, कंपनी में चलती है, इंडिविजुअल में चलती है, लर्निंग में चलती है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ कंपाउंडिंग नहीं चलती। राइट। तो भाई कंपाउंडिंग से मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात याद है कि आपके कंटेंट भी जो है बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत मज़ा आती है देखने। बट ये रिजल्ट भी किस चीज़ का है, ज़रा बैक स्टोरी भी आपकी बताना, आप अपना बताओ ना बैक स्टोरी आपकी, अपन कितना आप पढ़ते भी हो, कितना आप नॉलेज लेते रहते हो। आपने एक्चुअली ऑलरेडी बता भी चुका है कि मेरा तो यार 3 दिन ही जो होता है वो कंटेंट क्रिएशन में जाता है, 27 दिन तो मैं सिर्फ पढ़ता रहता हूँ, कंज्यूम करता रहता हूँ। तो ये भी कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग इफेक्ट का तो रिजल्ट है कि आपको इतना जल्दी व्यूज़ मिलता है। कई सारे लोग ऐसा होता है कि लोग बैक एंड में इतना नॉलेज नहीं है, पढ़ा नहीं है, कोई भी फील्ड में एक्सपर्टीज़ नहीं है, वीडियो बनाते व्यूज़ नहीं आते, वो लोग लगता है कि यार क्या है, कुछ नहीं हो रहा। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे भाई? आपकी स्टोरी भी बताओ पहले, तो मैं ये बोलूँ अपनी स्टोरी भी बता दीजिए। देखो मेरी स्टोरी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, लेकिन जैसे मैं 89 बॉर्न हूँ, तो मेरे पापा वैसे तो बहुत अच्छी फैमिली से, मेरे पापा डॉक्टर थे, और उनके जो दादाजी थे वो लॉयर थे, तो बहुत बढ़िया था। लेकिन 98 तक मैं लाइफ जिसको कहते हैं ना कि एकदम किंग वाली लाइफ अपन ने जी, वो अबंडेंस माइंडसेट मेरे में 9 साल तक था। ऐसा मान लो कि 9 साल की उम्र में फिर मेरे पापा एक्सपायर हो गए, और पापा एक्सपायर हो गए तो कुछ इस तरह के डिस्प्यूट या फैमिली चीज़ें कुछ रही कि मेरे को वो पिताजी वाला पूरा साइड छोड़ के ननिहाल साइड आना पड़ा 98 में। तो 98 में जयपुर शिफ्ट हुआ ननिहाल साइड में, और वहाँ ननिहाल साइड में ऐसा है कि जो उल्टी फैम था पूरा, वहाँ पे हम 6 कमरों में 2-2.5 लोग रहते थे, यहाँ पे हम 5 कमरे में 22 लोग रहते थे। तो बहुत गरीबी वाला माहौल था, मतलब कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जॉब्स भी इधर उधर आसपास छोटी मोटी जॉब कर रहे थे। तो मैं 4th क्लास क्लियर करके गया था। तो उस समय ऐसा था कि इसको 5th क्लास भी नहीं करानी, बोले इसको कपड़े धोने की दुकान पे लगा देते हैं, या फिर इसको कोई क्या कहा कि चलो कोई नहीं 1-2 साल पढ़ा लेते हैं, 8वीं क्लास करके थोड़ा बड़ा हो जाए, अभी तो 9 साल का ही है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा 14-15 साल का, तब लगा देंगे किसी शॉप पे, दुकान वुकान में लगा देंगे। ये मेंटेलिटी उस समय थी। लेकिन फिर वो मेरी मम्मी का थोड़ा स्ट्रगल था, मम्मी ने कहा कि नहीं यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, इतनी इसकी है, इसको पढ़ना है। तो उसके बाद मैंने आसपास स्कूल कॉलेज में जाके बात की, तो वहाँ पे जो स्कूल तैयार हो जाता है, स्कूल ने कहा कि यार हम फ्री में पढ़ा देंगे, इंटेलिजेंट बच्चा है, फ्री में पढ़ा देते हैं। वो पिताजी वाला एपिसोड पूरा सुन के अच्छा यार पिताजी नहीं है, गरीब है, हम पढ़ा देते हैं। तो वहाँ पढ़े,
वो स्कूल 5th क्लास तक था, वहाँ पे मैंने किया, स्कूल टॉप किया, लेकिन वो स्कूल ही 5th क्लास तक था। फिर दूसरा स्कूल ढूंढा, उसने कहा हम पढ़ा देंगे, तो 3 साल मैंने किया, वो स्कूल टॉप किया, पर वो भी स्कूल 8th तक ही था। फिर 9th क्लास में घर वालों ने कह दिया जो इधर थे कि पढ़ाएंगे ही नहीं। मैंने कहा कुछ तो करे, तो मैं खुद ही साइकिल लेके खुद स्कूल जा रहा हूँ कि मेरा एडमिशन कर दो प्लीज़। तो मेरा एडमिशन करने मेरे साथ कोई गया नहीं था, मैं खुद ही 9th क्लास में खुद का एडमिशन। फिर मैंने बातचीत करी, वो बंदे क्या यार बच्चा छोटा सा 9th क्लास का बच्चा है, खुद का एडमिशन के लिए खुद आया है, पैसे नहीं है। तो फिर कुछ लोगों ने समझा, फिर 1-2 समाज के थे, तो उन स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, और इसी शर्त पे कि भैया टॉप करोगे जब तो करेंगे। तो वो स्कूल भी मैंने टॉप किया। तो कोई टॉप अच्छे स्कूल में मैं पढ़ा ही नहीं, जिस स्कूल ने फीस माफ़ की मैं तो उस स्कूल में चला गया। फिर 10th के बाद कहा तुम इतने इंटेलिजेंट हो, साइंस लो, ये करना वो करना। मैं कहा पैसे किसके पास है, इंजीनियरिंग के पैसे कहाँ से लाऊंगा, डॉक्टर के पैसे कहाँ से लाऊंगा। तो बोले एक काम करो कॉमर्स कर लो, कॉमर्स में क्या है 11वीं 12वीं में अकाउंटिंग सीख के अकाउंटेंट बन जाना, 12वीं के बाद है ना कहीं टाइप वाइप कर लेना, टैली वैली सीख लेना। मैं कहा हाँ ये सही है, पार्ट टाइम इनकम भी आएगी। तो ये इनकम करके फिर कॉमर्स लिया। कॉमर्स के बाद पता चला भी कॉमर्स में सबसे ऊपर क्या है, बोले CA। कितने पैसे लगते हैं, बोले पैसे तो नहीं लगते, मेहनत लगती है, जवानी लग जाती है। मैं जवानी लगाने को तैयार है, पैसे नहीं है। तो मैंने CA की किताबें भी सब फोटोकॉपी से पढ़ी है। बोले किताब 400 रुपये की आती है, तो मेरे पास 400 रुपये कहाँ। तो मैं 400 रुपये की किताब आपकी है तो आपकी किताब ली, फिर उस किताब की फोटोकॉपी करवा रहा हूँ कि एक किताब को ऐसे एक किताब को ऐसे। तो वो फोटोकॉपी करके वो किताब 110-20 रुपये में पड़ी। तो 120 रुपये में फोटोकॉपी वाले को बोला कि भैया यार देखो 50 तो मेरे को भी बाद में 70 देता हूँ। तो ऐसे करके अच्छा मैंने CA की कोचिंग भी, जितने भी सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट है तो 3 की कोचिंग ली, 5 खुद पढ़े। जैसे इनकम टैक्स जैसा सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ लिया, या और भी कोई चीज़ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ये मैंने खुद पढ़ लिया। तो ये मैंने करते करते ये सारी चीज़ें ही। अब इस दौरान मेरे को पढ़ने की बहुत गंदी आदत बचपन से है, अच्छी है गंदी है पता नहीं, पर मैं जैसे बैठा हूँ तो अखबार पढ़ा है तो मैं इसको पढ़ ही लूँगा। अब अखबार है तो कोई बच्चों की किताब है तो मैं पढ़ ही लूँगा, कुछ भी है मैं पढ़ लूँगा। तो बैठे मैगजीन पढ़ ली और किसी भी तरह की कुछ भी पढ़ ली। तो मैंने शायद 9th या 10th क्लास में वो बड़ी सोच का बड़ा जादू डेविड चे श्वार्ट्ज वाली थी, वो पढ़ी। मैंने कहा अच्छा सोचने से ऐसा ऐसा होता है क्या। तो फिर मैंने कहा ठीक है ऐसी चीज़ें। तो फिर मैं अच्छा मूवी का मेरे को शौक था बचपन से, पिताजी को शौक था, तो मैं बचपन में वो DNA डल गया। तो मूवी बहुत देखते थे। तो मूवी में क्या लगता था, गोविंदा है और गोविंदा या जो भी हीरो है उस समय का, फर्स्ट हाफ में गरीब है, वो भाई साहब रोटी मांग के खा रहा है, वो गरीबी में जीवन जी रहा है, ठेला उठा रहा है, और इंटरवल होते होते भाई मर्सिडीज भी है और गाड़ी भी है, बंगला भी है। तो अपने दिमाग में बैठा हुआ है कि अपनी इंटरवल होने दो, इंटरवल होगी अपने आ जाएगा। अच्छा वो कहते हैं ना अफर्मेशन में क्या बोलते हैं कि तुम अफर्मेशन ऐसी करो कि ऐसा होगा, कैसे होगा पता नहीं, वो होगा। तो मैंने अफर्मेशन की कोई किताब नहीं पढ़ी, मुझे अफर्मेशन ग्रेटिट्यूड रिलेशन कुछ नहीं आता। बस टीवी देख के मेरा मूवी देख के मेरे मन में आ गया कि देख इसके भी पिताजी नहीं थे, इसके पिताजी नहीं थे, ये भी गरीब था, ये भी छोटा था, इसके साथ भी दुख है, मेरे साथ भी दुख है, ये तो अपनी स्टोरी सेम चल रही है, अब तो यही होगा। तो वो होगा, तो वो माइंडसेट में था कि होगा तो सही। तो लोग कह रहे हैं कि यार तेरी 5,000 की नौकरी लगाएंगे, 10,000 की नौकरी लगाए, कोई कह रहा है कपलेट धोएगा, कोई कह रहा है टाइपिस्ट बनेगा, और मैं कह रहा हूँ एक बड़ी सी बिल्डिंग होगी, मैं वहाँ बोल रहा हूँगा, 10 लोग सुन रहे होंगे, ताली बजा रहे होंगे, यार ये कैसे हो गया। तो वो बस चलता रहा। फिर एक किताब पढ़ी, मजा आया, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं, तो ऐसे करते करते किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ गया था। तो पहले सेल्फ हेल्प की बहुत सारी किताब पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, फिर बायोग्राफीज पढ़ने लगी। तो बायोग्राफी पढ़ते पढ़ते मेरे को जैसे स्नोबॉल अपन ने पढ़ी, या कोई टाटा पे किताब पढ़ी, या अंबानी पे पढ़ी, तो फिर इंटरेस्ट लगा, बिजनेस भी गजब गजब चीज़ है, असली चीज़ तो बिजनेस ही है। तो फिर बिजनेस में लगा। अच्छा मैगजीन जो मिलती जैसी मिलती, मतलब जैसे पॉकेट मनी है कि हमारे जयपुर में मेला होता है 30 गणगौर का मेला, तो वहाँ पे पॉकेट मनी मिलती है कि मेला खर्चिए, मेला देखने जा रहे हैं, तो मेले बच्चों को सब देते हैं कि मेला देखने जा रहे हैं, पैसे दो 5 रुपये, तो 5 रुपये 2 रुपये भुआ हुआ सब देती है। तो पैसे इकट्ठे करके कोई मेले में जाते थे, मैं किताब की दुकान पे जाके फॉर्च्यून मैगजीन बिजनेस वर्ल्ड खरीद के ला रहा हूँ उस समय। अच्छा आधी चीज़ें उसमें देखो, मुझे फोटो देखने में मजा आ रहा है कि अरे गाड़ी की फोटो अच्छी है, घर की फोटो अच्छी है, इसका सूट अच्छा है। अब वो मेरा इनडायरेक्टली विजुअलाइजेशन हो रहा है शायद, लेकिन मैं उसको देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, स्टोरी देख रहा हूँ, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। तो वो करते करते पढ़ने का इंटरेस्ट तब का जगह होता। फिर CA में को पता है पढ़ने की आदत आदमी की 12-12 16-16 घंटे की आदत होती है। फिर मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग के लिए बॉम्बे आ गया, मतलब मैं उसकी आर्टिकलशिप होती है, तो मैं बॉम्बे आ गया। तो मुझे लगा यहाँ पे वैट ऑडिट वाला काम होगा, लेकिन यहाँ तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग थी। तो रेमंड्स, वोल्टास, पिडलाइट ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ काम किया। तो मैं पहली बार जब रेमंड्स के प्लांट में गया, थाने वाले प्लांट में मुंबई में, तो मेरा मोहल्ला नहीं था इतना बड़ा। मैंने कहा यार ये तो गेट से लेके बाउंड्री तक आए हैं, इतने में तो अपने मोहल्ला खत्म हो जाता है, इसका तो अभी चालू ही नहीं हुआ। तो यार इतनी बड़ी कंपनियां भी होती है क्या। मुझे लगा कंपनी मेरी नज़र में था कि किराने की दुकान है, ये बिजनेसमैन है, ये बड़ा शोरूम है तो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, इतना बड़ा भी कोई होता होगा, मेरे तो दिमाग में नहीं था। फिर वो चीज़ देखी समझी, फिर वो मैंने कहा ना कि एक्सपोजर, जब एक्सपोजर मिला कि हाँ यार मेरे लिए पहले 5,000 बड़ी बात है,
ठीक, मुझे इस आर्टिकल से मिली थी 6,500, मैंने घर पे बताया मुझे 6,500 मिलते हैं, मैं भी खुश, मेरे घर वाले 6,500 अभी से मिलने लग गए, अरे तू बड़ा आदमी हो गया वो वाली बात थी। हाँ। तो वो बड़ी बात होती थी। हाँ। अब मेरे को कुछ समय के बाद यार 2-5 करोड़ क्या होता है, क्या होता है 10 करोड़, ऐसा नहीं कि मैंने कमा लिया लेकिन देख रहा हूँ ना आसपास 100 करोड़ की डील है, 500 करोड़ की आ रही है, जा रहा है, ये प्रोजेक्ट सोचा था, इस प्रोजेक्ट लाया, प्रोजेक्ट बन गया, प्रोजेक्ट आ गया, कमाई हो गई, तो चीज़ें लगने लग गई। तो फिर जयपुर वापस आए, फिर जयपुर में कहा कि चलो ऐसा कुछ करते हैं, खुद का ऑफिस का कुछ करते हैं। लेकिन वो जयपुर समय के हिसाब से थोड़ा पीछे था, मतलब मैनेजमेंट कंसल्टिंग की बातें 2023 में करो तो भी लोग नहीं समझते कि यार तू कल का लड़का हमें बताएगा बिजनेस कैसे करना है। तो 2023 में लोग नहीं समझ रहे, 2012 में तो क्या समझते। और मेरी एज उस समय क्या थी, बाइक पे चलता थे, बाइक पे चल रहे हैं, हेलमेट लगा रखा है ना, और वो आदमी आ रहा है जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के, हेलमेट लगा के, बाइक पे कोई बंदा आके कह रहा है मर्सिडीज वाले को तो मैं बिजनेस करना सिखाऊं, वो मानेगा ही नहीं। तो उस दौरान फिर मैं मेरे खुद की प्रैक्टिस में गया और फिर वहाँ छोटे बिजनेसमैन से मिला और मैंने कहा इनका दुख तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैं तो बड़े बिजनेसमैन के पीछे जा रहा हूँ कि तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, इनको तो कुछ भी नहीं पता है। तो फिर थोड़ा मैंने कहा चलो फ्री कंसल्टिंग चालू की, कुछ उनको बताया। अब उनको बताते बताते 1 करोड़ का आदमी 2 करोड़ जा रहा है, 2 करोड़ का आदमी 5 करोड़ हो रहा है, उसकी मेंटलिटी खुल रही है, वो फ्री होने लग गया। तो फिर मुझे लगा यार अपन कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, वो कंसल्टिंग फिर उसको फ्री में ही आगे बढ़ाया। फिर फाइनली फिर जब कोरोना आया, अच्छा फिर मेरे पास डिमांड इतनी होगी कि 2-2 महीने की सब पाइपलाइन हो गई। आप मुझे बोल रहे हो कि राहुल जी कंसल्टिंग करनी है, मैं करेंगे लेकिन 6 महीने एक आदमी को देता हूँ और एक बार में 10 ही आदमी करता हूँ। तो मेरे पास तो भैया 31 क्वेरी है, तो आपका करूँगा 2 साल बाद। तो ऐसे वेटिंग चालू होने लग गई। फिर किसी ने कहा तो ऐसे वेट मत डाल, लोग चले जाएंगे, तो एक काम कर, एक ग्रुप में कर ले, तो 1-to-1 कंसल्टिंग क्यों करता है, ग्रुप में ही कर ले। तो वे ग्रुप कंसल्टिंग में मैंने सुपर 30 बैच लॉन्च किया कि 30 बिजनेसमैन को एक साथ पढ़ाएंगे। फिर वो सुपर 30, सुपर 40 हो गया, सुपर 50 हो गया, सुपर 100 हो गया। फिर कोरोना आ गया तो फिर उसी चीज़ को ऑनलाइन ले गए। तो ऑनलाइन ले जाने के बाद ये चीज़ हुई कि मेरे महीने में अब 11,000 लोग व्यापारी टू सीईओ की क्लास हर महीने करते हैं और मेरे जितने भी कोर्सेज हैं लगभग सब लाइफ टाइम है। मतलब जिसने एक बार पैसा दिया मैं कहता हूँ तू यार आगे तक कर, कोई दिक्कत नहीं है। और हर कोर्स में वो मनी बैक गारंटी है कि कोर्स करने के बाद तेरे को लगे मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस ले जाना। लेकिन अब तक 1.5-2 लाख लोग कर चुके हैं और आज तक किसी ने कहा ही नहीं कि ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो अपना 15-20 साल का स्ट्रगल था, कंटेंट था, रियल वर्ल्ड है, वो अपन ने डाल दिया, तो इसलिए कोई शिकायत नहीं। राइट, आपकी स्टोरी भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत ग्राउंड अप से आपने एकदम मतलब बोलते हैं ना ज़मीन से आके उसने एक एक करके मतलब बनाया और बड़े अभी आपका महल बन रहा है और कंपाउंडिंग इफेक्ट होते ही रहेगा वो। तो भाई कंटेंट क्रिएशन में कैसे आप आए, ये बिजनेस तो ये सब चल रहा है तो फिर कंटेंट क्रिएशन में कहाँ पिवट कंटेंट कैसे हुआ? क्रिएशन में जब मैं कोरोना के बाद कोर्स में आया ना कि कोरोना के बाद ये चीज़ें ऑनलाइन है, तो मैंने जिस बंदे को बोला कि भैया अपने को ऑनलाइन करना है। अच्छा मैं जब ऑनलाइन आया था, मुझे जूम कैसे चलता है पता नहीं, ठीक है ना, ये फनल क्या होता है मुझे पता नहीं, कोर्स क्या होता है पता नहीं। एक बंदे से पूछा, उसने कहा भाई पहले ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो बोले, मैंने कहा रजिस्टर्ड लोग क्यों करेंगे, बोले लोग आपको जानते होंगे तो रजिस्टर्ड कर लेंगे। मैंने कहा जानेंगे कैसे, कहता सर थोड़ा बहुत तो ऐड चलाना पड़ेगा और आप एक काम करो यूट्यूब पे 10 वीडियो डाल दो, दुनिया जान जाएगी। तो 10 वीडियो मैंने 10 प्रॉब्लम थी वो ली, उस पर वीडियो बना के डाल दिया। अब वो वीडियो डाल रहा हूँ, उस पर नीचे कमेंट आ रहे हैं। अब नई बार वीडियो डालता है आदमी तो देखता है ना कितने लाइक, कितने व्यू, हाँ कितने हाँ, कमेंट, समझ रहा हूँ। तो कमेंट आ रहे हैं कि सर ये तो बताओ, वो तो बताओ। तो मैं हर वीडियो के नीचे 5 सवाल आते हैं, उसको देख के 5 वीडियो, फिर सवाल आते हैं, मैं 5 वीडियो, में मजा आने लग गया यार ये तो सही चीज जा रही है। हाँ अच्छा उससे रेवेन्यू होता है मुझे पता और नहीं था। हाँ कुछ टाइम के बाद किसी ने कहा और यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हो, यूट्यूब से कौन पैसे कमाता है, हाँ तो भाई यूट्यूब से पैसे कमाए जाते हैं। फिर मैंने कहा अच्छा ये भी होता है। हाँ फिर किसी से पूछा, उसने कहा फिर उसने आर चेक की कि यार आपके आर हुए कि नहीं हुए, 4000 आर होते हैं ना, यार आपके आर हुए ही नहीं। उसने चेक किया, बोला यार आपके तो 2200 आर तो हो गए, आपके तो 1800 ही है। मैंने कहा एक काम करूँ 2-2 घंटे की केस स्टडियाँ कर देता हूँ। 2-2 घंटे की मैंने केस स्टडी करी और एक केस स्टडी पे 250 आदमी लाइव रहते थे, तो वो तो 1 महीने के अंदर अंदर 4000 आर पूरा हो गया। और अभी मैंने देखा सर लास्ट जो 4000 आर पूरे करने में 7-8 महीने की जर्नी लगी थी। मेरे पिछले महीने 28 दिन में 1 मिलियन आर लोगों ने देखा है मेरे को, 1 मिलियन आर ये कंटेंट कंज्यूम हुआ है। तो 4000 घंटे की जर्नी और 1 मिलियन आर, और ये बहुत मेरा लोएस्ट लेवल है अभी, क्योंकि बीच में 2-3 महीने से मैं ऑफ ट्रैक हो गया था। मैं महीने की 8 वीडियो से 4 वीडियो पे आ गया हूँ पिछले 2 महीने से, तभी हाल है। तो मेरे अभी पिछले मतलब मेरे मंथली 2 लाख लोग ऐड होते हैं सब्सक्राइबर में, और मैं अभी महीने की सिर्फ 4 वीडियो डाल रहा हूँ। तो मैं यूट्यूब पे अभी सीरियस नहीं हुआ, तो एक दिन मेरी टीम को कहा अब मैं यूट्यूब पे सीरियस होने वाला हूँ। सब खुश हो गए। मैं आपसे 3 दिन नहीं 6 दिन दूंगा,
अरे बोले इसको कौन सीरियस कहता है? मैं कहा बस इससे ज़्यादा सीरियस नहीं हो नहीं सकता मैं। डबल कर दिया लेकिन एक्चुअली हाँ, इससे ज़्यादा सीरियस नहीं हो सकता मैं। अब मैंने कहा थोड़ा रील पे ज़्यादा ध्यान दे देंगे, तुमको लेटेस्ट ट्रेंड वाली चीज़ बना के दे देंगे। तो अब लोग ऐसे कहते हैं यार अभी जियो में क्या हुआ अभी बताओ। तो मैं कहता हूँ मैं तो अभी, अब कई लोग कहते हैं यार आज तो हुआ है, आपकी आज रात को वीडियो कैसे आ गई? मैं तुमको आज हुआ दिखा है, मैं 15 दिन पहले से प्रेडिक्ट करके बैठा था ऐसा होगा। जैसे मैंने 8 अगस्त को एक वीडियो शूट की थी कि 28 अगस्त को रिलायंस की एजीएम में रिलायंस ये अनाउंस करेगा। अब 28 अगस्त अब आएगी, अब इन 26 अगस्त को बैठे हैं, परसों है 28 अगस्त। 28 अगस्त को जो बोलेगा वो वीडियो 8 तारीख को शूट हो गया है। अब वो 28 की अगस्त को एजीएम में बोलेगा, 29 को मेरा वीडियो आएगा, लोग बोलेंगे तो जल्दी कैसे किया? भाई 8 तारीख को किया था यार। वो पहले से आपने इतनी नॉलेज लेके रखी है, आपको पूरा इंडस्ट्री का पता है, बिकॉज यू आर अ वेरी भाई गुड मेरा रीडर। शौक क्या है, जैसे आपका हर आदमी का शौक क्या है? मेरा शौक है मूवी देखना, तो मेरा मूवी देखना शौक है, मेरा शौक है बैलेंस शीटें पढ़ना। ये किसका शौक होता है कि आज क्वार्टरली रिपोर्ट आई रिलायंस की, दिखा लो पढ़ेंगे। तो क्वार्टरली रिपोर्ट कौन पढ़ता है भाई? मगर मैं पढ़ता हूँ। तो क्वार्टरली रिपोर्ट क्या हुआ, सीएफओ ने क्या बयान दिया, सीईओ ने क्या बयान दिया, अब क्या स्ट्रेटजी बना रहा है, अच्छा हीरो होंडा ने ये कर दिया, अब क्या करेगा, बजाज के साथ क्या होगा, इस मार्केट में क्या होगा, उस मार्केट में क्या होगा, जीडीपी का डेटा ये आ गया, इसका मतलब क्या है? तो हर चीज़ में जो है ना क्यूरोसिटी लर्निंग का सबसे बड़ा पार्ट है कि यार क्यूरोसिटी, यार ये कैसे होता है बताओ तो सही। तो कोई भी चीज़ होती है ना, अरे ये कैसे होती है, तो वो कैसे कैसे के चक्कर में लर्निंग थोड़ी पहुंच गई ठिकाने पे। आपका कंटेंट बहुत फटता है, उसका एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन मेरे को लगता है यू आर वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू, और वो आप पहले से ही करते आ रहे हो, तो आपके पास वो अथॉरिटी, वो मज़ा भी, वो सब हर चीज़ है जो चाहिए। तो ये एक तो चीज़ है। और भी आपको क्या लगता है क्या रीजंस है इस, ये भी इसके बारे में थोड़ा बताना, और भी क्या रीज़न जिसके वजह से आपको लगता है यार कंटेंट मेरा फट रहा है, ये रीज़न है इसकी वजह से बहुत फट रहा है? देखो कंटेंट फटना है, मैं बोलूँगा देखो बाजार में है ना नीड, जैसे बाजार में आज की रेट में शार्क टैंक में लाख खराबियाँ होगी, उस पर मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं लेकिन उसमें जो एक खूबी है कि उसने एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति रुझान लोगों का जगाया। टेबल पे बातें होने लग गई डाइनिंग टेबल पे कि यार बिजनेस करना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा सेक्शन है यूथ का जो कहता है मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर उसको बताने के लिए कोई था ही नहीं आज तक। गौर से अगर वो देखता है तो उसको कंटेंट मिलता है, लेकिन जेनरिक कंटेंट मिलता है कि हाँ जी मार्केटिंग करने के 28 तरीके, 28 तरीके भाई बता देंगे। मार्केटिंग क्या है ये तो नहीं बताया, पहले पहले मार्केटिंग क्या है ये बताओ, फिर वो 280 तरीके खुद निकाल लेगा। बिजनेस, जो बिजनेसमैन है उसमें बुद्धि है, वो कर लेगा। उसको कोर समझा दो कि देख भाई ये चीज़ होती है। तो अपने बिजनेस में इतने यूट्यूब वीडियो फटने का कारण है, देखो सर एक चीज़ होती है जेन्युइननेस, फटने से ज़्यादा मेरे को क्या कनेक्शन है। मुझे कमेंट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है कि राहुल भाई यार ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई। मेरे से लोग मिलते हैं ना, जैसे मैं इवेंट करता हूँ कुछ, तो एक व्यक्ति जिनका मान लो 100 करोड़ का टर्नओवर है, 60 साल की उम्र है, मेरे जैसे बेटे हैं, वो आते हैं हाथ मिला लेते हैं, पैर छूने लग जाते हैं, भाई ये क्या हो गया? तो वो कहते हैं कि यार कनेक्शन है सर आपसे, ऐसा लगता है कि ये आदमी दिल की बात पूरी निकाल के रख देता है। तो यूट्यूब में क्या होता है नॉर्मली, आदमी क्या सोचता है, जिसके पास ये यहाँ पे आपका मैं वो लेके आता हूँ स्केर्सिटी माइंडसेट, कि ले दे के मेरे पास इतना ही तो कंटेंट है, सारे यूट्यूब पे दे दूंगा तो फिर बचेगा क्या, फिर कोर्स में क्या बेचूंगा मैं तो वो फिर छोटी छोटी चीजें बेचता है, कुछ बताता है कुछ दबाता है, कुछ बताता है कुछ दबाता है। एक बड़ी वीडियो है, वो कहता है आधी बात इसमें बताऊंगा, आधी बात में बताऊंगा, इसको 3 पार्ट में वीडियो बना दूंगा। मैं कहता हूँ भाई ये इसमें बात बतानी है, 3 वीडियो अभी मार, अगली 2 वीडियो कंटेंट कहाँ से आएगा? मैं कहा बहुत कंटेंट है भाई रोज एक वीडियो बनाएंगे तो अगले 5 साल तक कंटेंट की कमी नहीं है, इतना तो अपन पढ़ते पढ़ाते हैं। तो जब अपन को पता है कि यार कुछ छुपाना ही नहीं है, मार्केट स्केर्सिटी की मेंटेलिटी नहीं है, अबंडेंस है कि इस वीडियो में जो देना है सब दे दे, अगली वीडियो के लिए फिर आएगा, कुछ आएगा। तो जो आदमी सोचता है इतना सा तो है ही, वीडियो में दे दिया तो अगली वीडियो में खत्म हो जाएगा, इसलिए नहीं आता, वो कनेक्शन फील होता है वहाँ पे। ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया था भाई, मेरा भी चैनल इसलिए चला बिकॉज मैं कुछ ऐसा बचाना नहीं था। अब भी कि अब भी जो बुक की बात है जो सबसे बेस्ट लग रही है वो दे दो, और अपने आप जब आप ना अपना बेस्ट देते हो ना तो लोग अप्रिशिएट करते हैं और अलग लेवल पे कनेक्ट कर देते हैं कि यार ये कुछ और, मतलब इसको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा भला करना चाहता है, वही इंटेंशन। लोगों को इंटेंशन जब लगता है कि इंटेंशन अच्छा है इसका, तो वो कनेक्शन आ ही जाता है। और फिर रिलेटेबिलिटी, एक और चीज़ मेरे को मैंने आपकी नोटिस किया, आपका बोलने का अंदाज, वो है ना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखना, और वो कई सारे लोगों से जब कनेक्ट करता है तो एक रिलेटेबिलिटी आती है कि हाँ यार ये वही बोल रहा है जो मैं सोचता हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल रहा है, तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर दिया। और ऐसी लगता है और भी कोई चीज़ है आपको लगता है जो आप करते हो, जैसे कि मैंने मेरे को स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, आपका एक अच्छा रिसर्च, अच्छा रिसर्च, मेरे को लगता है आपकी रिसर्च भी बहुत फाड़ होती है, तो रिसर्च करने का आपको कोई तरीका है कुछ ऐसा, जो अगर कोई, जैसे कई सारे लोगों को कंटेंट क्रिएटर बनना रहता है, बिजनेसमैन बनना रहता है, तो उसके लिए अगर रिसर्च करना है तो आप कैसे करते हो और लोगों को कैसे करना चाहिए? देखो रिसर्च देखा जाए ना, अगेन मैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करने बैठता नहीं हूँ, मेरी तो जनरल आउटस्टैंडिंग हर जगह की है। जब मैं बैठता हूँ रिसर्च करने के नाम पे, तो वो रिसर्च नाम है बेसिकली मैं बैठ के कलेक्शन पार्ट पे हूँ, कि मुझे पता है कि यार ये चीज़ करनी है। जैसे मुझे बोला यार इस कंपनी की केस स्टडी करनी है,
तो आप मुझे कंपनी का नाम बोलोगे, मतलब कौन सी इंडस्ट्री में, तो उस इंडस्ट्री के बारे में मुझे 70% तो पहले ही पता है। अच्छा वो कंपनी किसकी है, उस आदमी की, अच्छा वो आदमी के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है। फिर अच्छा किस तरह की बात करनी है, रिसेशन की, उसके बारे में मुझे पता है। तो आप जब किस टॉपिक मुझे देते हो उसके 70-80% जो पार्ट है वो पता है कि इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी, इसमें ये चीज़ थी, ये तो ये करता है ना, ये तो मार्केट लीडर है ना, तो उस चीज़ में है ना, ये तो उसमें भी है क्या, अच्छा ऐसा भी है क्या। तो मेरे को तो बस एक जगह इकट्ठा करके उसको स्क्रिप्टिंग करनी है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है। मतलब एक ऐसा मानो कि जब तुम रिसर्च को एक काम मानोगे, जैसे कोई बंदा बोले ना आप बहुत अच्छा गाते हो, क्या करते हो, तो बोले मैं रोज सुबह 6 बजे उठ के 6 से 8 रियाज करता हूँ, और फिर ये वो 2 घंटे से नहीं होता, वो बाकी 22 घंटे भी ध्यान रखता है कि यार गला मेरा ठीक रहे, ये खाऊं ये नहीं खाऊं, या मैं ना बैठे बैठे जब ट्रेन में भी जा रहा है तो थोड़ा रियाज करता है, खाली भी बैठा है तो उसके मन में कोई ना कोई धुन चलती है। तो वो जो 22 घंटे में चलता है ना, वो 2 घंटे में दिखता है। तो वो 22 घंटे में चलना, तो जो मैं रिसर्च में एक दिन बैठा वो एक दिन का नहीं है, वो 15 सालों की जो मेहनत है वो एक दिन में आके कंपाइल होती है। तो वो आप सोचो कि बस मैं अभी रिसर्च मोड ऑन रिसर्च मोड ऑफ, ऐसे नहीं होता। यू आर ऑलवेज इन रिसर्च मोड। कि अभी मैं मेरे होटल से आपके पास आया हूँ तो रास्ते में देखता हूँ यहाँ पुरानी बिल्डिंग है, अच्छा यार ये ज्वेलरी का ज़्यादा शॉप है, यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं भैया, भैया घाट के ऊपर यहाँ गुजराती क्राउड ज़्यादा, अच्छा गुजराती क्राउड रहता है यहाँ पे, ये चीज़ें अच्छा अच्छा, तो 4 चीज़ तब तक तो कनेक्ट हो गई दिमाग दिमाग हो जाए, में, समझ तो रहा कुछ हो गया। हूँ। अब वो कल को कुछ बात आएगी तो मैं फिर निकाल दूंगा उसमें, ये ऐसा करके ऐसा होता है। हाँ अब आप बोलोगे ये सही चीज़ निकाला, अरे तो आज निकाली है, ये आएगी जाने किस वीडियो में बाहर। राइट। आप हमेशा नोटिस करते हो, आप हमेशा क्यूरियस रहते हो चीज़ों को लेके, इसकी जैसे वो चीज़ दिखती है। ये चीज़ बहुत सही बोली भाई, मैं भी ना एक एटॉमिक हैबिट भी है, कई सारी बुक्स में बताया जाता है ना, कई बार लोग है ना हर चीज़ को गोल बना लेते हैं। लाइक बॉडी अच्छी बनानी है तो उसको गोल बना लिया, लेकिन गोल बना लिया तो एक बार गोल कई बार कर भी लेते हैं, ऐसा तो होता नहीं कई बार, लेकिन हो भी जाता है तो फिर गोल पूरा हो गया तो फिर ठंडे पड़ जाता है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ अपने अंदर डालनी है तो लाइफस्टाइल बनाओ बोलते हैं, तो आपकी लाइफस्टाइल ही वैसी है। अगर आपको जैसे कई बार राइट जो वर्ड है। किसान लोग होते हैं वो लोग है ना, किसान लोग उन लोग की बॉडी अच्छी रहती है क्योंकि वो लोग जिम नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो लोग का लाइफस्टाइल ही ऐसी, अच्छा खाना हो जाता है और एक्टिविटी होते जाती है। तो ये कहीं ना कहीं आप बोल रहे हो कि कंटेंट क्रिएशन को एक लाइफस्टाइल ही बना लो। तो देखो ऐसा है, तुम अगर ऐसे ही टाट बन रहे हो कि सर जी देखो बात ऐसी है, मेरे को तो बस ऐसे ही यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर बनना है, 4 वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब से पैसे आएंगे, तो ये तुमने तो ऐसे ही चलते फिरते चीज़ ली। तो इसमें तुम ठीक ठाक एफर्ट डालोगे, ठीक ठाक वीडियो बनेगी, ठीक ठाक रिजल्ट आएगा, ठीक ठाक ही कमाओगे। तुम बोलो मेरा जीवन है ये, इट इज़ माई लाइफ, कंटेंट बनाना मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मेरे को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ना किसी चीज़ में मज़ा आता। मुझे ले दे के एक ही चीज़ में आता है, कंटेंट मजा आना। मतलब आप मुझे कह दो कि सर एक बहुत बड़ा क्लब खुला है, वहाँ शानदार पार्टी है, सारे दोस्त जा रहे हैं और मस्ती है, और राहुल ये किताब भी नहीं आई है, मैं बोला तुम पार्टी करो, मैं किताब पढ़ रहा हूँ यार। अच्छा। मुझे पार्टी मतलब जैसे मेरे को पार्टी नहीं पसंद, मैं पार्टी अच्छा, क्योंकि जो बिगड़ने की उम्र होती है ना, उस उम्र में ना तो मेरा सर्किल था ना पैसा था, तो बिगड़ने की सारी चीज़ें से मैं दूर हूँ। हाँ तो ना मैं ड्रिंक करता, ना मैं सिगरेट पीता, हाँ। ना मैं और कोई काम करता, ठीक है ना। तो मैं तो ये है कि अपने तो बस बढ़िया ठीक ठाक खा लें, पूरा ठीक ठाक बढ़िया वेज खा लिया, और भाई साहब बढ़िया जगह घूमने को मिल गया और बढ़िया पढ़ने को मिल गया, बस हो गया। मेरा ले दे के 2 जिंदगी में शौक है, मूवीज़ और बुक्स। उसके अलावा मुझे ना तो कुछ पसंद आता, और मूवीज़ भी ऐसी नहीं कि प्यार मोहब्बत की बॉलीवुड लगा दी, नहीं। मूवीज़ अगर देख रहे हैं तो कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, या कोई किसी की बायोपिक देख रहे हैं, या कुछ देख रहे हैं तो इंस्पायरिंग देख रहे हैं ना। अगर तुम्हें मूवी ही देखनी है कोई, तो तुम कुछ ऐसी सीरीज देखो जो इंस्पायर करे तुम्हें। भाई कोई 2-3 मूवीज बता दो ना जो आपकी फेवरेट है। बहुत सारी मूवीज़ हैं, मतलब मूवीज़ में तो लाइन ही नहीं है, लेकिन अगर एक मैं बोलूँगा जिसको अगर आप समझ पाए उस मूवी को, तो जैसे मांझी मूवी है। हाँ जी। मांझी मूवी है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिखा, कि एक बंदा है कह रहा है मेरी वाइफ के कुछ हो गया, इस पहाड़ की वजह से पहाड़ को ही तोड़ूंगा। अब उसका कोई कनेक्शन नहीं है, देखो उसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं, उसकी जेब में पैसा नहीं, उसकी जानकारी नहीं, उसके पास टीम नहीं, कुछ नहीं, बस वो उसके हाथ में एक तोड़ने का और उसके मन में इच्छा कि फोड़ूंगा। 20 साल लगा दिए। सुबह उठ रहा, मैं ये बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ कि भाई सुबह उठा, उसका काम क्या है, सुबह उठेंगे चाय पियेंगे पहाड़ तोड़ेंगे, पहाड़ तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे ना, हाँ। तो फिर खाना खाएंगे, 2 घंटा सोएंगे, उठ के फिर पहाड़ तोड़ेंगे, हाँ। फिर पहाड़ तोड़ते थक जाएंगे तो रात को आके सो जाएंगे, सुबह उठ के फिर पहाड़ तोड़ेंगे। 20 साल तक जिसका एक ऐसा डेडिकेशन रूटीन है, वो अकेला आदमी एक हथौड़े से पहाड़ ही फोड़ देता है। तो तुम ऐसी कौन सी चीज़ कहते हो जो तुम नहीं कह सकते। यूथ के साथ 6 पैक बनानी है पर बनती ही नहीं है, तो मांझी मूवी देख, 6 पैक कैसे नहीं बनती। मैं बिजनेसमैन नहीं बनता, कैसे नहीं बनता बिजनेस, सुबह से शाम 10 साल यही सोच, यही करूंगा, कैसे नहीं बनता। मिस्टर बीस्ट ने दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बनाया, काम क्या था, सुबह उठेंगे वीडियो बनाएंगे, वीडियो बना के सो जाएंगे, उठ के फिर वीडियो बनाएंगे, तो बन गया ना मिस्टर बीस्ट। तुम कंसिस्टेंसी लाओ, क्या नहीं होता। एक डेप्थ लाओ। मैं नोटिस कर रहा हूँ ना भाई, आजकल है ना जैसे रील्स शॉर्ट्स ये सब बहुत वायरल होता है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इनमें एक डेप्थ की कमी है। ये बस सुपरफिशियल चीज़ है जो ऊपर ऊपर ही रखती है, बस मुझे लगता है। ये चरस है, सब चरस।
चरस। वो होती है ना कि ड्रग्स होता है। हाँ। ड्रग्स क्या है कि जैसे मेरा मूड खराब हो रहा है हम्म। तो थोड़ी देर कर लिया, अब आज दिन अच्छा जाएगा, हाँ। फिर शाम को सुस्त। तो ये रील्स वील्स क्या है, चरस है सस्ते कि नशे। थोड़ा सा ले लिया, हाँ, सस्ते नशे हैं हाँ। ये इसको करने से होता कुछ नहीं है, हाँ। कर लिया। जैसे एक आदमी कहता है कि जैसे मोटिवेशन है, मैं मोटिवेशन को चरस बोलता हूँ अच्छा। कि मोटिवेशन चरस है। हाँ। मोटिवेशन का रूल क्या है समझो, मोटिवेशन का काम क्या है। मोटिवेशन का काम है, एक आदमी मेहनत कर रहा है और मेहनत करते करते जिंदगी में एक बार हाई भी आता है, लो भी आता है। मेहनत करते करते उसकी जिंदगी में एक बार लो आ गया, उस लो से उसको थोड़ी सी देर के उठाने के लिए अगर आप तो मोटिवेट कर रहे हो तो ये मोटिवेशन का सदुपयोग है। पर जो आदमी जीवन में कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो बस सुबह उठता है, उठते रील खोल के 4 घंटे मोटिवेशन, फिर नहा धो के फिर सो जाएगा, खा के फिर सो जाएगा, फिर रील देखेगा कि मैं जिंदगी में कुछ कर लिया। तो भाई ये मोटिवेशन आलसी, मोटिवेशन काम का सब्सटीट्यूट नहीं है कि काम छोड़ मोटिवेशन कर ले हो जाएगा। मोटिवेशन है कि भैया काम के साथ लेने वाली चीज है कि खाने के साथ एक गोली ले तो बॉडी बनेगी, सिर्फ गोली लेने से बॉडी नहीं बनेगी, काम तो करता ही नहीं है। तो जो मोटिवेशन स्पीकरों से मुझे समस्या क्या है कि यस तू कर सकता है, तू एक दिन बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, तुम्हारा भी एक आइडिया फेसबुक बना सकता है, बना सकता है। उसे पूछ तो ले, उसको कोडिंग भी आती है क्या, उसको एक्सेल चलाना नहीं आता, तो उसको कह रहा है एलन मस्क बना रहा है। तो मोटिवेशन में क्या है कि भाई तुमको दे दी, वो उसकी लेने की कैपेसिटी भी है क्या। राइट। मैं इसके ऊपर यही है भाई, मोटिवेशन को मैं एक एनालॉजी की तरह देखता हूँ। अगर हम पॉइंट 1 पे है और पॉइंट बी पे जाना है, अगर हमें यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो अगर हम जैसे गाड़ी चालू करना है, काइंड ऑफ कैसा मोटिवेशन चाहिए था, स्टार्टिंग की चाबी देना, लेकिन फिर गाड़ी चालू हो गई उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन चाहिए ताकि आप गाड़ी चला चला के वो एंड पॉइंट तक पहुँच सको। कई बार लोग है ना वही हाफ नॉलेज रहता है कि यार सिर्फ मोटिवेशन ही, कोई भी चीज़, मैंने एक चीज़ सीखी है पिछले 6-7 सालों में, कई सारी बुक्स पढ़ के ये चीज़ आया कि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में अच्छी होती ही नहीं है। भले से आप अच्छी से अच्छी चीज़ एक्सट्रीम में खा लो, वो भी आपको तकलीफ दे सकती है। तो क्या होता है, तो एक्सट्रीम में लोग चले जाते हैं। मोटिवेशन तो सिर्फ मोटिवेशन ले रहे हैं। कई बार बुक्स मेरे को बहुत पसंद है, मैं सबको बोलता हूँ बुक्स पढ़ो, आप भी बहुत अच्छे रीडर हो, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बुक्स ही पढ़ते रह जाते हैं और कभी एक्शन नहीं लेते, फिर कुछ मतलब की नहीं हो। इसको कहते हैं सर इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। हम्म। बुक्स पढ़ रहा हूँ, देखो मैंने सुबह से 2 घंटा रील पढ़ी, मेरे को पता है वॉरेन बफे क्या करता है, मुझे पता बिल गेट्स क्या करता है, मुझे पता अंबानी कितने बजे उठता है, अडानी कितनी बार दिन में बाथरूम जाता है, सब पता है मेरे को। तो पता होने से क्या होता है, ये प्रोग्रेस नहीं है, इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस है। मैंने 50 किताब पढ़ ली है, 70 कोर्स कर लिए हैं, 100 आदमी को जानता हूँ, उससे क्या होगा। तूने क्या किया, तूने बिस्तर छोड़ा Results क्या है? तू निकला क्या घर से बाहर, तूने कुछ किया भी क्या। तो ये सस्ते नशे इसलिए है सर, ये आसान है एक्चुअली। गेम क्या है, सक्सेस वो कहते हैं कि वो हमारे घर वाले एक बात कहते थे, वो कहते थे, उनको खुद को भी नहीं पता है, ठीक है ना, लेकिन वो कहते थे और वो सही कहते थे, उसको आज मैं बताता हूँ। घर वाले ऐसे कहते थे कि बेटा देखो बचपन में, ये अभी पढ़ाई का टाइम है, अभी तुमने मेहनत कर ली ना तो बाद में मजे ही मजे हैं, और अगर अभी तुमने मजे ज़्यादा ले लिए ना तो बाद में परेशान होगे। ये बात वो पढ़ाई के लिख के कहते थे, उस बात में मैं उनसे फिर भी 100% सहमत नहीं हूँ। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए कि तुमने शुरुआत में डिफिकल्ट पाथ चूज किया तो बाद में मजे है, और शुरुआत में इजी पाथ चूज किया तो बाद में डिफिकल्टी है। तो मोटिवेशन एक इजी पाथ है, तुम चुन के खुश हो सकते हो, लेकिन आगे बहुत डिफिकल्टी है, और काम करना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, लेकिन चूज कर लिया तो बाद में बहुत मजे है। लेकिन लोगों से पूछे कि बता तू 4 घंटे काम करेगा, जैसे कोई कहता है सेल्स ऐसे करनी चाहिए, सेल्स करने के 70 टेक्निक है, ठीक है, लेकिन सेल्स करने तो जा तो सही। ओ बाहर गया, 2 आदमी ने मना कर दिया, अरे मैं नहीं करूंगा सेल, 2 आदमी तो मना ही कर दिए। भाई जब तक 200 मना नहीं करे तो करते जा, लर्निंग तो वहाँ है, सेल्स की किताब में थोड़ी है। तैरना कैसे सीखेगी, किताब पढ़ के थोड़ी तैर जाएगा, पूल में तो कूद जा। तो वो बंदा ऑफिस नहीं खोल रहा, सर मैंने एक ऐसा सोचा है, मैं यूँ कर दूंगा, एक दिन ऐसा ऐसा करके हम ये कर सकते हैं। हाँ तो आपकी कंपनी का नाम क्या है, नहीं सर वो तो अभी सोचा नहीं। तो कंपनी किस नाम से, नहीं सर कंपनी तो नहीं है। तो अभी ऑफिस कहाँ पे, नहीं सर अभी तो घर पे ही है। टीम कितनी बड़ी है, मैं और मेरा भाई है। तो भाई तुमने कुछ भी तो नहीं किया, तुम आके पूछ रहे हो हमारा बिजनेस आगे, हम अगर 100 करोड़ की कंपनी बन गए तो फिर 1000 करोड़ में दिक्कत क्या आएगी। तुम रजिस्टर, आप कोई भी आपसे एडवाइस पूछे ना, उसको बोले जीएसटी नंबर क्या है, तो बोलेगा जीएसटी तो लिया ही नहीं। तो फिर कंपनी, बोले वो भी नहीं, तो बोले फिर क्या पूछने आ गया तू यार। भाई ये भी थोड़ा रैपिड फायर कर लेते हैं, वैसे इतनी जरूरत तो नहीं लग रही थी मैं रैपिड फायर करो, की, करो, बट फिर भी करो, कर करो। लेते हैं, है ना। मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट आउल? अपन है नाइट आउल। फेवरेट बुक ऑन बिजनेस? फेवरेट बुक ऑन बिजनेस ई मिथ। बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू हैव रिसीव्ड? बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस है कि बी योरसेल्फ, जिस चीज में आप बेस्ट हो वो काम करना है। 3 एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? सेल्स स्किल्स, टीम मैनेजमेंट एंड फाइनेंस मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कोई टिप? टाइम मैनेजमेंट पे है, शेड्यूल करोगे तो काम हो जाएगा, शेड्यूल नहीं करोगे तो काम नहीं होगा।
बहुत थकान वाला दिन था, आराम करना है तो क्या करोगे? मूवी देखेंगे। टॉप स्किल जो हर बिजनेस ओनर के पास होनी ही चाहिए। सेल्स हर बंदे को आनी चाहिए, मस्ट है उसके लिए। ओके। फेवरेट कोट जो मोटिवेट करता है आपको? व्हेन मनी स्पीक्स एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द ग्रामर। कोई प्रोडक्टिविटी टूल जो आप यूज़ करते हो? प्रोडक्टिविटी टूल बस नहीं, ऐसा कुछ नहीं, Okay. नथिंग। सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज़ क्या करते हो? चाय पीते हैं। अच्छा। वन इंडस्ट्री ट्रेंड यू आर एक्साइटेड अबाउट? आईपीओ का ट्रेंड चलेगा अगले 8-10 साल में। बहुत सारे चीज़ें लिस्ट होगी, बहुत सारी कंपनीज लिस्ट होगी और स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा बूम पे जाएगा। उसको लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, कंपनी भी डाल रहा हूँ और फाइनेंस में बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ मैं। जल्दी आपको खबर मिलेगी। कोई एक बहुत बड़ा मिथ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में? कि इंटरप्रेन्योरशिप में मजे होते, बिजनेस में मजे हैं, ये बहुत बड़ा मिथ है। ओके। कोई एक कंट्री जो आप एक्सप्लोर करना चाहोगे इंडिया के अलावा? इंडिया के अलावा एक कंट्री जिसको एक्सप्लोर करना है अपन को, बाली को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ें भी है। मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता हूँ। फेवरेट सब्जेक्ट इन द स्कूल? फेवरेट सब्जेक्ट इन द स्कूल मैथ्स, क्योंकि बाकी सबको नहीं आता था तो मेरी इज्जत ज़्यादा थी इस टॉपिक को लेके। अच्छा। अच्छा, आप वो एक इंसान थे हम वो आदमी था जिसको सब मैथ्स आता था। अच्छा, मैं एक वो आदमी हूँ, एक और चीज़ में इसमें रैपिड फायर इसमें बोलनी नहीं है, मैं बोल कोई दो, इन बोल जनरल दो। बता रहा हूँ हाँ। कि मेरे साथ में वो टॉपर था जो फेवरेट था बैक बेंचर का। मतलब मैं फर्स्ट वाले टेबल पे बैठ के टीचर की सारी बात सुनता था, फिर कुछ समय बाद बोरों के पीछे बैठ के मैं मस्ती भी करता था। मैं वो टॉपर हूँ जो छुप के नहीं करता था, मैं खोल के, मैं टॉपर हूँ, लिख दिया और मैं जितने को चीटिंग करनी सबको चीटिंग करा। अच्छा। सबको मेरी कॉपी मेरे पास रहती ही नहीं थी। अच्छा। होमवर्क तुम कर लो। तो मतलब मेरे को जो मैंने सीख लिया वो फिर ओपन है, जो मेरा है वो सबका है। तो क्लास के फेवरेट रहोगे तो फिर तो? हाँ, मतलब मेरे टीचर्स का भी फेवरेट हूँ और मैं स्कूल का भी फेवरेट हूँ और सबका फेवरेट था मैं। वेरी नाइस। वर्क लाइफ बैलेंस से रिलेटेड क्या बोलना चाहोगे? वर्क लाइफ बैलेंस है, देखो लोग ऐसा चाहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस ऐसे हो कि 5 दिन वर्क हो 2 दिन लाइफ हो। नॉर्मली वर्क लाइफ बैलेंस ऐसे होता है कि 10-20 साल काम होता है, फिर 25 साल मजे होते हैं। कोई एडवाइस हॉबी को बिजनेस बदलने के लिए? हॉबी को बिजनेस में बदलने के लिए कि भैया आप हॉबी ऐसी रखो जो जिसमें अगर पेमेंट हो सके, वो हॉबी को मोनेटाइज किया जा सके। तुम्हारे पास कोई हॉबी है जिसको मोनेटाइज ही नहीं किया जा सकता, तो फिर वो हॉबी काम की नहीं ना। मैं बोलता हूँ कोई क्यूबिक के रूप बनाता है, वो चेक कर रहा है, उसमें कोई लेनी देनी नहीं है। तो आपकी जो पैशन है ना, मैं कहता हूँ पैशन को लेके बहुत बड़ा मिथ है जनता के पास। जनता बोलती पैशन पैशन, भाई साहब तुम्हारा पैशन हो सकता है किसी ऐसी चीज़ का हो जो मोनेटाइज नहीं हो सकता, तो फिर उस पैशन को पैशन रखो, मोनेटाइज में मत कूदो उसके। हर पैशन की मोनेटाइजेशन वैल्यू होती है। जैसे मैं बिजनेस को लेके पैशनेट हूँ, उसकी बहुत बड़ी मोनेटाइजेशन वैल्यू भी है। आप बुक को लेके हो तो आप मोनेटाइज कर पा रहे हो, लेकिन बुक से ज़्यादा बिजनेस होता है तो वो मेरा हो रहा है। मेरे से ज़्यादा भी टेक शायद मोटिवेट होता है तो टेक वाले और ज़्यादा कर रहे हैं। तो तुम्हारा पैशन जिस चीज़ में मोनेटाइज भी है कि नहीं, वो देखो पहले। व्हाट यू लव और व्हाट द वर्ल्ड कैन पे फॉर, उसका इंटरसेक्शन होना चाहिए। इकिगाई। राइट। कोई एक स्किल जो आप मास्टर करने का सोच रहे हो? मैं चाहता हूँ टेक में थोड़ा बहुत तो आए भी, तो कुछ नहीं आता। योर मंत्रा फॉर डीलिंग विद सेटबैक्स? डीलिंग विद सेटबैक्स की ये वक्त भी चला जाएगा, या वृंदावन चले जाओ। योर फेवरेट बिजनेस लीडर? फेवरेट बिजनेस लीडर रतन टाटा जी हैं। अगर बात की जाए चैरिटी के लिए जो वो काम करते हैं कि भाई साहब वो जो भी काम करते हैं वो ये सोच के नहीं करते पैसा कैसे कमाऊंगा, वो देखते हैं देश की जरूरत क्या है और उस बिजनेस में घुस जाते हैं। इसलिए रतन टाटा। ड्रीम कोलैबोरेशन? ड्रीम कोलेबोरेशन है, एक दिन सोचा था, मैं सोच भी नहीं पा रहा कि उसके साथ कैसे कोलैबोरेट होगा, पर एक दिन मुकेश अंबानी जी के साथ एंटीला बुलाएं वो। अब क्यों बुलाएंगे, कब बुलाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बुला लेंगे तो मैं मानूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। विजुअलाइजेशन चालू करो भाई, हो सकता है। अगर एंटीला में मुकेश अंबानी जी ने बुलाया ना, हाँ। हो गया। ओके। व्यूज या फिर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स? व्यूज। ओके। मनी या फेम? मनी। कोई फाइनेंशियल टिप फॉर स्टार्टअप? स्टार्टअप के लिए कि भाई अपने कॉर्पस को मत गवाओ। आपने जो शुरुआत में पैसे लगाए उसको एक्सपेरिमेंट में खर्च मत करो। पैसे से पैसा बनता है तो वो शुरुआती पैसे को लूज मत करो। आप क्या लेगेसी छोड़ना चाहोगे? मैं चाहता हूं कि जो जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं छोटे एमएसएमई, उनको टक्कर की नॉलेज हो कॉर्पोरेट के बराबर। कॉर्पोरेट को जो जिस तरह की हायरिंग, मैनेजमेंट, सेल्स, फाइनेंस आता है, वो नॉलेज एमएसएमई के पास भी होनी चाहिए। तो अब वो करे नहीं करे वो उनके हाथ में, लेकिन उनके पास वो ये ना कह दें हमें तो पता ही नहीं था हम करते कैसे, हमें पता था हमने किया नहीं, ये फिर भी कह सकते हो, पर ये ना कह दें हमें तो पता ही नहीं था। भाई फेवरेट क्रिएटर ऑन यूट्यूब? फेवरेट क्रिएटर ऑन यूट्यूब इन विच कैटेगरी? कोई भी चलेगा। कैटेगरी अगर कोई सी भी चलेगी तो सर ऐसे तो जिसे मैं आप बहुत देखते ज़्यादा हो ज़्यादा? बहुत ज़्यादा तो सर अब मैं किसी को नहीं देखता एक्चुअली। क्या मैं यूट्यूब अनइंस्टॉल कर रखा है मैंने। अच्छा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल्ड है, ओके। मैं देखता नहीं हूँ। ओके, क्यों ऐसा? बस वो एक्चुअली काम में पहले तो टाइम नहीं मिलता, हाँ।
पहले तो और टाइम नहीं distraction मिलता, की वजह से। डिस्ट्रैक्शन है। हाँ। मैं वैसे देखा जाए तो मैं टेड बहुत ज़्यादा देखता हूँ, टेड TEDx, टॉक्स। TED Talks। टेड टॉक्स है तो क्रिएटर तो नहीं हुआ, हम्म, क्रिएटर की अगर मैं बात करूँ जो बंदा समझ में आता है बहुत, नीतीश राजपूत जी जो है उनके कंटेंट कह सकता हूँ कि यार अच्छा वो एक लगता बार कहते हैं तो ठीक है, मतलब कभी थोड़ा बहुत देखा उनके बारे में कह सकता है। ओके, बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। हूँ। बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, आई बिलीव इन गॉड एंड दैट्स द ओनली इंस्पिरेशन। कि भाई ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो मुझे दाल रोटी की जरूरत थी वो मेरी पूरी हो चुकी है। नाउ ऑल माई स्किल्स एंड ऑल माई नॉलेज इज फॉर सोसाइटी, तो जितना दे सकते हैं उतना बढ़िया है। टी या कॉफ़ी, क्योंकि वो मैं देखा। देखो सर, मैं टी पर्सन हूँ क्योंकि हम्म, कॉफी शरीर में रहती है, चाय आत्मा तक जाती है। ओके, तो चाय से इतना प्यार क्यों है? उसके पीछे कुछ रीज़न चाय से ऐसे मान लो कि बचपन से मम्मी को प्यार था, वो होते प्याले भर भर के पिलाती थी, है? खुद भी पीती थी, हमें पिलाती थी, तो बचपन से आदत लग गई। फिर क्या है कि जब और जीवन में और कोई बुराई तो है ही नहीं, हाँ, भाई ड्रग्स तो है ही नहीं, सिगरेट तो है ही नहीं, शराब तो है ही नहीं, तो ले दे के एक ही चीज़ है यही नशा था। जिसके लिए हाँ। मन करता है कि यार ये कुछ किया जाए। योर बिगेस्ट मिस्टेक इन लाइफ। कि इतने टाइम तक मैंने जो सोशल मीडिया की पावर को नहीं समझा, या मैं उस चीज़ में लगा रहा जो कि मुझे मेरा कोर नहीं था अंदर से। जैसे मैंने सीए कर लिया इसलिए क्योंकि सस्ता था, और फिर मैं सीए में जीएसटी वैट इसमें बहुत साल मैंने खराब किए। ये अंदर से मेरे आवाज़ ही नहीं आती थी, तो बस मैं कर रहा था मजदूरी से। अंदर से पैशन नहीं आवाज़ था। जो आती है वो कंसल्टिंग और कोचिंग में आती है। तो हम्म, मैंने दिल की आवाज़ कोरोना में सुनी कि सब कुछ छोड़ अब यही करेंगे। हम्म, तो वो दिल की आवाज़ सुनने के बाद 2-3 साल में क्या हो गया आप भी जानते हैं। राइट। तो वो दिल की आवाज़ मैं सुन नहीं रहा था, हम्म, मैं ज़बरदस्ती कुछ और कर रहा था जो मेरा कोर नहीं था। राइट, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं नोटिस किया, मेरे साथ भी हुई है कई बार, हम भाई डिस्ट्रैक्ट वो हो जाते फंस हैं। गए तो फंस गए ना। भाई ऐसा था, तूने सीए कर लिया, अब सीए का ऑफिस खोल लिया, फाइल ही तो करेगा और क्या करेगा। हम्म, हाँ यार, तो ऐसा लग रहा है इसी में ग्रोथ ढूंढ रहे, पर मेरा पैशन ही नहीं है। सीए करना पैशन नहीं था, वो सीए में जीएसटी भरना, वेट रिटर्न, ऑडिट मेरा पैशन था ही नहीं कभी। लेकिन अब कर रहे थे, तब कर रहे थे, दुनिया कर रही है, वही वही सर्किल भी वही था, नॉलेज भी वही थी, अपब्रिंगिंग वही थी, तो वही कर रहे थे। फिर वो क्या हुआ कि थोड़ा सा अपन ने कंसल्टिंग की तरफ दिमाग लगाया, बुक्स पढ़ी, दिमाग हटका, लेकिन उसको साइड ही मानते रहे वो कि ब्रेक कैसे हुआ? 10% है। ब्रेक कैसे हुआ? ब्रेक कोरोना कैसे ने हुआ? ब्रेक कर दिया। कोरोना में बैठ के खूब सोचने को मिला कि भाई यार तू क्या कर रहा है, कहाँ चीज़ों में पड़ा है, तो एक बार इस पे दिमाग लगा। उस पे दिमाग लगाया तो मैंने कहा यार अपनी प्रैक्टिस एक तरफ जा रही है, इधर तो अपने जो कोर कोच है। जैसे कोरोना के टाइम क्या हुआ, किसी ने को पता ही था कंसल्टिंग तो करता ही है, तो किसी ने कहा मैं एम्प्लॉय निकाल रहा हूँ, क्या करूँ। मैं कहा नहीं, एम्प्लॉय नहीं निकालने। फिर मैंने 2-4 चीज़ें बताई, तो उसने कहा राहुल 5 आदमियों की नौकरी बचा ली आज तूने। कोरोना टाइम में 5 आदमी का क्या होता। फिर दूसरे का फ़ोन आया, तीसरे का फ़ोन आया, तो मैंने 3-4 फ़ोन में ऐसे असेस किया कि 12 आदमी नौकरी से निकल जाते अगर ये फ़ोन मुझे नहीं करते तो फिर मैंने कहा यार एक फ्री वेबिनार की मैंने 100 आदमियों की, मैंने फ्री जूम लिया, 100 आदमियों का ही तो होता था। तो मैंने ऐसे कहा कि मैं 12 बजे इसके बारे में बताऊंगा, तो 11:58 पे तो जूम पैक, और मैंने वो सेशन लिया, उस सेशन में समझाया, जो बात उनको फ़ोन पे समझाई थी वो सबको समझाई। तो कम से कम मुझे लगा 300-400 आदमियों की नौकरी मैंने रोकी। फिर उसके बाद जूम का सब्सक्रिप्शन बढ़ाया तो 300 आदमियों का था। तो जब मैंने वो किया, अच्छा उस समय वो चैरिटी था ना, खाने के पैकेट बांट रहे थे, तो बोले राहुल जी कुछ कंट्रीब्यूट करो। मैंने कहा हम खुद की हालत ठीक नहीं है तो नहीं। तो मैंने कहा रुको एक काम करते हैं, वेबिनार करते हैं, 500 रुपये लेता हूँ, जितने लोग आएंगे सारे पैसे आपको दे दूंगा। तो 500 रुपये की फीस पे 300 आदमियों का वेबिनार प्लान किया था कि भाई ठीक है 30-40 जो आएंगे आ जाएंगे, 10-20 हज़ार रुपये दे देंगे। 300 आदमी पैक हो गए, 1.5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। मैंने वो तो दे दिया, पर मैंने कहा अरे तो है तो यार इनकम इधर, तो अपने को दुनिया सुनती भी है। और मैं लास्ट में हर क्लास में एक सवाल जरूर पूछता हूँ कि यार आपने इस क्लास के कितने रुपए दिए थे। 99 दिए थे, पैसे दुख रहे हैं कि वसूल हुए, तो उसका कहता है वसूल हुए। तो मैंने कहा चलो भाई, कोई आदमी ये नहीं कहते यार मेरे पैसे वेस्ट हो गए। पैसे किसी का 2 रुपये वेस्ट नहीं होने चाहिए। तो मैंने जो कोर्स 2.5-3 लाख में जनता नहीं दे रही ना, किसी कोच का 3 लाख का कोर्स लेके भी आप बोलोगे ना ठीक ही था, वो चीज़ मेरे 10,000 के कोर्स में मिल जाएगी आपको। और जो 30 लाख की कंसल्टिंग में आपको मज़ा नहीं आएगा, वो हम 3-4 लाख में दे देंगे आपको। सो आपका जो स्टार्टिंग फनल का पहला पहला क्या है, वो क्या पहला पहला क्या है क्या? व्यापारी टू सीओ, हाँ, वो 99 रुपीज़ का होता है। वो क्या हर होता है? संडे 10 लाइव? से 2 क्लास होती है, 4 घंटे लाइव लेता हूँ मैं लाइव कोच। 4 घंटे? हाँ, और हर संडे 2,000 लोग होते हैं, 2000 लोग? हर संडे। ओके। तो हमारे 11,000 रजिस्ट्रेशन होता है, 8,000 अटेंडेंस रहती है, 3,000 लोग रजिस्टर्ड करके भी अटेंड नहीं करते। लेकिन जो 8,000 लोग रजिस्टर्ड करते हैं उनमें से एक भी, मैं सबको कहता हूँ नहीं पसंद आया तो रिफंड मांग लेना भाई, रिफंड की लाइनें खुली है हमारी, पर आज तक किसी ने रिफंड के लिए फ़ोन नहीं किया। तो ये जो आता है, लीड्स आती है, वो कहाँ से आते हैं? सोशल मीडिया से आती है या एड्स से आते हैं? सोशल मीडिया है, लेकिन अब तो मेरा खुद का ही वो हो गया ना भाई, एड्स भी चलाता हूँ मैं, एड्स भी मेरे चलते हैं। लेकिन मेन तो चीज़ हो गई कि जिसने एक बार संडे क्लास ली ना, अगले संडे वो भाई को, पापा को, पड़ोसी को, सबको दूसरों को भी लेके आ लेके जाता आता है। तो ऐसा पिच करते हो उसमें कि आप दूसरों को लेके आओ या ऐसी? है। सेल्फ, अपने मन से। मैं किसी को कुछ पिच नहीं करता, मैं तुम लाओ तो बढ़िया, नहीं लाओ तो बढ़िया। भाई अपना तो नॉलेज है, अपन दे रहे हैं तुमको ऐसा लगता है कि मैं सीख लूँ तो तुम सीख लो, तुमको लगता नहीं 4 लोगों को और आना चाहिए तो वो भी सिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। भाई सोशल मीडिया की आपने बात करी कि सोशल मीडिया
पे आपने लेट किया, वो आपकी मिस्टेक थी, तो ऐसा क्यों लगता है आपको? पता ही नहीं था ना, अगेन एक्सपोजर ही नहीं था, आसपास कोई करता ही नहीं था यूट्यूब का। आप देखो ना, यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया हो तो जियो के आने के बाद फटा, जियो के आने के बाद फटा, और सेकंड फटा कोरोना के टाइम पे। तो पहले टाइम फटा जब मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि यूट्यूब एक चैनल भी, यूट्यूब को लोग खोलते थे भाई मूवीज़ के गाने देखेंगे, ट्रेलर देखेंगे, उस पर नॉलेज है, उस पर एंटरटेनमेंट है, पता ही नहीं था मुझे, तो एटलीस्ट नहीं पता था। मतलब ऑनलाइन आपने बोला ना मिस्टेक थी कि नहीं किया, वो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो रिजल्ट्स इतने ज़्यादा दिख रहे थे आपको जब आपने दिख रहा है स्टार्ट 2 किया। साल में, आप देखो ना, मेरा 2 साल की मेहनत है नेट, हुँ, 2 साल में मैं 6 मिलियन से ऊपर पे खड़े हैं हुँ। मेरे। 1 बिलियन मेरे अभी पिछले 1 बिलियन क्रॉस होने वाला है 1 बिलियन व्यूज। व्यूज़ होने वाला है। हाँ, अभी आई थिंक हो गया रहेगा अभी तक शायद। मैं जब वहाँ गया ना, जैसे मैं दुबई गया तो हुँ, मेरे को बाकी, अच्छा आजकल शहर में थोड़ी दिक्कत आने लग गई। मैं कहीं भी निकलता हूँ बाहर तो 4 आदमी मिल जाते हैं, आप राहुल मलोदिया हो गया, हुँ। तो कोई गाड़ी रोक लेता है, कोई फोटो लेता है, कोई सेल्फी लेता है, तो थोड़ा बहुत ऐसा लगने लग गया, आजकल जानने लग गए लोग, सेलिब्रिटी। तो सेलिब्रिटी वाला थोड़ा सा फील आने लग गया। अच्छा मेरे क्या, कई लोग सेलिब्रिटी भागते हैं कि कोई आ गया सेल्फी खिंचाने तो भाग, या कहते नहीं सेल्फी नहीं खिंचाऊंगा मैं काम से आऊँ। मैं कहता हूँ भाई नहीं आया तो सेल्फी आया तो एक लेके जा, तो 2 लेके जा, दिक्कत थोड़ी है भाई। तुम मन में अगर मैं यार वही, मैं वैसे सोचता हूँ छोटे आदमी के जैसे आज भी सोचता हूँ कि यार मैं एक छोटा बच्चा था और कोई सेलिब्रिटी देख लिया, मेरा मन था यार फोटो खिंचा ले, वो नहीं खिंचा के जाता, कितना बुरा लगता है। मैं तू आ रहा है तो सारे आ जा, लेकिन फिर मेरे को लगता है लिमिटेशन भी होती है। तो मैं दुबई गया, मैंने कहा अब अपना टेंशन फ्री, यहाँ कोई आएगा ही नहीं। पर पूरे दुबई में ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ लोग आए नहीं। फिर वहाँ मेरा एक दोस्त मिला, तो वो वहाँ पे सेक्रेटरी कुछ पॉलिटिकल पोस्ट है उसके पास, सी इंस्टीट्यूट में। तो उसने कहा भाई एक लेक्चर कराऊँ क्या दुबई में। मैंने कहा मेरा लेक्चर में कौन आएगा, 20-25 लोग जानते होंगे मेरे को। कहता भाई 1000 आदमी गारंटी है, व्हाट्सएप डालूंगा तो कल आ जाएंगे। तो बोले तेरा दुबई में, अबू धाबी में मेरे क्लाइंट, मेरे पेड स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, यूके में है, यूएस में है, दीज आर माई पेड स्टूडेंट, 20+ कंट्रीज से हैं। वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। भाई अगर किसी को ऑनलाइन अभी स्टार्ट करना है तो उसके लिए कोई 3 टिप्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर उनको ऑनलाइन अभी ग्रोथ करना है? अगेन मैं सब वही बोलूंगा, मैं थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा कड़ा बोलता हूँ, कड़वा बोलता हूँ, लेकिन बोलता हूँ ऑथेंटिक रहो। अगर तुम्हारे पास वास्तव में कुछ देने को है दुनिया को तो आना, नहीं तो मत आना। दुनिया बोलती है यूट्यूब कोर्स लॉन्च करो और तूफान मचा दो, कई लोग कहते हैं ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करो तूफान मचा दो। तुम में कुछ है तो सही तूफान, तब मचाना। भाई एक बंदा ने कहा सर मैं यूट्यूब चैनल खोलना चाहता हूँ, क्या करेगा? सब मोटिवेशन दूंगा। तो आप में क्या क्या है? नहीं सर वो तो मैं किसी और के वीडियो डालूंगा, या मैं तो कहीं और से ही देख के डालूंगा। भाई तू तो अंदर में तेरे में देने को कुछ नहीं है, यहाँ से लेके वहाँ दे रहा है, यूट्यूबर थोड़ी है। डेप्थ नहीं है तो मत आना। कि यूट्यूब चैनल में अगर देखो, अगर तुम यूट्यूब चैनल खोल रहे हो और तुम्हें ये नहीं पता अगले 100 वीडियो बनाने तक क्या करोगे, तो मत आना। क्योंकि तुमको लगता है कि मैं 20 टॉपिक पे वीडियो बना, 21 अब क्या बनाऊँ, काहे के यूट्यूबर हो तुम? मैं कहता हूँ 500 वीडियो बना के मैं सोचता हूँ यार इस महीने बस 20 टॉपिक है, राइट, इन 20 में से कौन से 4 पे बनाऊँ? राइट, एग्जैक्टली। तब तो बनाओ ना यार, तब राइट, तो बनो यूट्यूबर। तुम राइट। ऐसे ही आगे, तो वो मत करो। ये भी एक मतलब सोच बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाली बोले। मेरे पास भी अभी इतने आइडियाज़, मैं पड़ी हुई है लिस्ट आइडियाज़ की, लेकिन टाइम नहीं रहता कि किसको एग्जीक्यूट करो किसको ना करे। नहीं तो फिर आपको मेरी कंसल्टिंग लेनी चाहिए सर, अच्छा ऐसा है? 100%। तो क्यों, कुछ अच्छा बता दो यार, कुछ अच्छा डिसीजन लेने के लिए कोई अच्छी कोई टिप, अच्छा देखो सही डिसीजन डिसीजन। लेने की चीज़ है, अगेन आप क्या है कि आदमी आगे इसलिए नहीं बढ़ पाता, वो करंट से नहीं छूट पाता। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं, एक आदमी कह रहा है मैं 100 रुपये यूट्यूब से कमाता हूँ, मैं एक बिजनेस चालू कर दूँ लेकिन उसमें टाइम लगेगा, यूट्यूब छूट जाएगा, तो उसको लगता है मैं 100 की कमाई कहीं 70 ना आ जाए। इस डर के चक्कर में वो नई चीज़ चालू नहीं करता। क्या नई चालू करने में 100 का, अच्छा 100 नया जो चालू करोगे थोड़ा घटेगा, 100 से तुम आ गए 80, तुम डर जाओगे अरे राम मर गया, मैं 100 का 80 चला गया, आगे क्या होगा? नया काम छोड़ के वापस पुराने पे आ जाता हूँ। तो मैं से बोला 100 का 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं नया काम ही 150 का कर रहा हूँ ना। तो जैसे मैंने यूट्यूब से जो इनकम थी, मैंने कहा मेरी यूट्यूब की इनकम मेरी टोटल इनकम का 10% है, लेकिन आज मेरी मोस्ट इनकम जिससे आती है, मैं 3 साल बाद मेरा एक प्लान है कि जिससे वो इनकम अब 10% हो जाएगी। समझ रहा हूँ, ठीक है ना? सेंस। हाँ, अब मैं 3 साल बाद जो मेरी इनकम टॉप होगी, मैं कहूँगा अगले 3 साल बाद ये मेरी 10% से कम हो जानी चाहिए। हर 3 साल में मुझे एक ऐसा सोर्स चाहिए जो मेरे करंट सोर्स से आगे बढ़ जाए। हर 3 साल में। हर 3 साल में एक सोर्स चाहिए जो करंट सोर्स को 10% के नीचे छोड़ दे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, मतलब मेंटल मॉडल बहुत अच्छा है जो हम कर सकते हैं लाने के लिए। भाई एक चीज़ थी, कई बार हमने बात भी थोड़ा बहुत की है स्टेज को, डू यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन? इफ़ यस, व्हाई? 100%। कभी काम किया आपके लिए कोई पर्सनल सर वो लॉ ऑफ एक्सपीरियंस? अट्रैक्शन 100% वर्क करता है, क्योंकि मैं तो अगेन भी बोलता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, जो तुम चाहते हो, जो तुम समझते हो, अगर उसमें बिलीव करो तो तुम क्रिएट कर सकते हो। मैं उसको स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ऐसा समझता हूँ कि एक परमात्मा के अंश हो तुम, तो तुम भी परमात्मा हो, तो परमात्मा ने सब कुछ क्रिएट किया, तुम उसी के अंश हो, तो तुम भी क्रिएट कर सकते हो। बस तुम्हें डिसाइड कर लो कि हाँ मैं हूँ।
हाँ मैं हूँ, मेरे में पावर है क्रिएट करने की, और उस पावर पे फोकस करोगे तो तुम कर सकते हो कुछ भी। यू हैव ऑल द पावर, कॉस्मोस है, तुम्हें बिलीव करती है, क्योंकि सब चीज़ें वही है। मतलब जो बना है पूरा संसार एक ही एनर्जी से तो बना है, वो एनर्जी मेरे में भी है, वो एनर्जी तुम में भी है, मुझे उसी एनर्जी को तो अट्रैक्ट करना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके बहुत ज़्यादा लोग फैंटेसाइज है, रोमांटिसाइज है, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपसे पहले अगर बात करेंगे तो ये बात तो चाणक्य ने भी कही है कि जैसा तुम सोचते हो वैसा हो जाता है। ये इससे पहले कृष्ण बुद्ध ने भी कही है कि ऐसा हो जाता है। बुद्ध से पहले कृष्ण ने भी तो कही है। पर क्या कृष्ण बुद्ध इनसे मतलब थोड़ी है, अपने कोई बाहर का विदेशी फॉरेन का ऑथर लिखेगा तभी तो इंडिया का आदमी मानेगा। अपने दादाजी बोले ब्रह्म मुहूर्त में उठो, पर हम नहीं उठेंगे। फिर उसके लिए कोई अमेरिकन आदमी किताब लिखेगा 5 AM क्लब, तब हम उठेंगे। तो हमारे पास समस्या है कि हमारे घर वालों की बात, हमारी पुरानी बात थोड़ी मानते हम। हमको कोई बाहर का आदमी अंग्रेजी में लिखेगा ना तो ही मानते हैं। राइट, बट अभी धीरे धीरे चेंज हो रही है, मैं देख रहा हूँ ना लोग। भाई मैं कह रहा हूँ कैसे भी तो मानो भाई। हाँ, हाँ। रॉबिन शर्मा जी आपको भी धन्यवाद है, ये अपने दादा की नहीं सुनता, तुम्हारी तो सुनता है। किसी की तो सुने भाई, तू 5 बजे उठ, दादा की सुन के उठ या रॉबिन शर्मा की सुन के उठ, उठ तो सही। तू लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहे रोंडा ब्रांड का मान, या तू कृष्ण जी का मान, या तो चाणक्य का मान तो सही। राइट भाई, कोई एक पर्सनल एग्जांपल एक्सपीरियंस है कि पर्सनल ऐसा मैंने एग्जाम्पल सोचा था? बताया तो सही आपको, वो आप कि मूवीज मैं देखते थे? हाँ। जैसे मूवीज देख के मैं बैठा हूँ, मैंने वो पढ़ ली किताब अट्रैक्शन वाली, अब मैंने कहा ठीक है, ऊपर डायरी लेके लेटे। अब आप समझो मेरे पास एक ही कपड़े हैं, एक ही कपड़े, पता अब घर वाले प्लान बना रहे हैं कि ये साड़ी की दुकान में बैठेगा, ये कपड़े की दुकान में बैठेगा, टाइपिस्ट बनेगा। मैं लिख रहा हूँ डायरी में, लिखे मेरे पास डायरिया है लिखी हुई, डायरिया है लिखी हुई कि मैं एक उसमें हॉल में बैठा हुआ हूँ, मैंने वाइट क्रीम कलर की शर्ट पहनी है, उसके ऊपर ब्लैक कलर का ब्लेज़र है, मेरे हाथ में एक घड़ी लटक रही है, उसका डायल नीला है, और मेरे सामने एक कांच की टेबल है, मैं बोल रहा हूँ, कुर्सी पे लोग बैठे हैं और लिख रहे हैं। अब ये लिख के कभी भूल गया मैं तो। अब बॉम्बे में मेरी इंटर्नशिप चल रही है और मैं कोई काम कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, प्रेजेंटेशन देते देते से आया कि ये तो वही शर्ट है, ये तो वही जैकेट है, ये तो वही घड़ी है, ये तो वही डायल है, ये तो वही लोग हैं। अरे यार कब का सोचा, कब हुआ है। तो ये रियल है, और ऐसा एक बार नहीं 2 बार नहीं हुआ। मेरी जो अफर्मेशन मैं पढ़ता हूँ, मेरी अफर्मेशन रिकॉर्ड करता हूँ, ये भगवान की ग्रेस है। नॉर्मली कहते हैं ना, एक आप मन में विचार लाओ, उसको बोलो, वो मैनिफेस्ट होगा। मेरे को मेरे 6 महीने में मैनिफेस्टेशन चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो हो जाता है। मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ कि मेरे, मान लो मैंने कहा 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, तो ऐसे मैं लेके बैठा हूँ 1 मिलियन होंगे, तो आदमी लिखता है कि भाई ठीक है, जिस आदमी के 2000 सब्सक्राइबर है वो आदमी 1 मिलियन लिख के बैठा है, तो गई 5 साल की। पर वो पता चलता है कि यार 12 महीने में हो गए। फिर हम चेंज करते हैं कि यार अब हमारा ये है, तो अब हमारा 1 करोड़ होंगे सोशल मीडिया पे, तो पता चलता है 6 महीने में वो भी हो गए। फिर हम कह रहे हैं हमारा ऑफिस होगा जिसमें 100 आदमी होंगे, वो भी हो गए। तो मैं तो इधर मुझे लग रहा है थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से 5-10x तो सोचता हूँ, और वो 6 महीने में हो जाता है, फिर नया सोचना पड़ता है। राइट। तो अभी तो लग रहा है कुछ ज़्यादा ही सोच लेता हूँ, इसलिए मैंने कहा मुकेश अंबानी का एंटी लाई सोच लेते हैं। हाँ, कुछ अच्छा कम से लंबा तो जाए यार, पता चले वो 6 महीने में बुला लिया उन्होंने। वेरी नाइस, मतलब आप सोच रहे हो और वो कंटिन्यूअसली होते जा रहा है। 100%। वेरी नाइस।